गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए दोस्तों, तो हम हैं हमारे चैप्टर इंटरनेशनल ट्रेड पर। और इंटरनेशनल ट्रेड में दोस्तों अभी तक हमने 2 यूनिट्स कर ली है, राइट। इंटरनेशनल ट्रेड में जो हमने सबसे पहली यूनिट करी थी उसमें हमने सीखा था किसके बारे में? थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में हमने सीखा था, राइट। थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, वो चैप्टर काफी इजी था, राइट। थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, उस चैप्टर में दोस्तों हमने क्या किया था? उसमें हमने सबसे पहले समझा था कि आखिर इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या है, क्या वो सिंपल होता है या फिर वो कॉम्प्लेक्स होता है। फिर उसके बाद हमने समझा था कि आखिर इंटरनेशनल ट्रेड करने की एडवांटेजेस क्या हैं और उसको अगर करते हैं तो उसकी डिसएडवांटेजेस क्या है, राइट। फिर दोस्तों उसके बाद हमने देखा था कि चलो कुल मिलाकर ऐसा लगता तो है कि इंटरनेशनल ट्रेड करना चाहिए, लेकिन कुछ जो थ्योरीज है उनकी आखिर क्या ओपिनियन है, वो इंटरनेशनल ट्रेड को किस एंगल से देखते हैं। और वहां पर जहां तक मुझे याद आ रहा है वी हैव स्टडीड 5 थ्योरीज, राइट, जिसमें सबसे पहली थ्योरी थी द मर्केंटलिस्ट वीव, राइट। और फिर सेकंड थी द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, जिसका आविष्कार किसने किया था? एडम स्मिथ ने, है ना। और फिर थर्ड थी द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, और उसका आविष्कार किया था डेविड रिकॉर्डो ने, है ना। और डेविड रिकॉर्डो में एक इंप्रूवमेंट किया था हर्बलर ने आकर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट बताया था, राइट। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट कुछ था ना यार, नेक्स्ट था वो हेक्सर ओहलिन थ्योरी ऑफ ट्रेड, है ना। हेक्सर ओहलिन थ्योरी ऑफ ट्रेड ने बेसिकली क्या किया था? उन्होंने ये बोला था कि फैक्टर एंडोमेंट नाम का कोई कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज गॉड गिफ्ट, कि गॉड ने किसी कंट्री को क्या गिफ्ट दे रखा है और किसी कंट्री को क्या गिफ्ट दे रखा है, राइट। सो देयर कुड बी रियली 2 काइंड ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। तो जहां पर लेबर ज्यादा होंगे वहां लेबर इंटेंसिव गुड्स सस्ते होंगे बट कैपिटल महंगे होंगे, जहां कैपिटल ज्यादा है वहां कैपिटल इंटेंसिव गुड्स सस्ते होंगे और लेबर इंटेंसिव महंगे होंगे। तो यहाँ पर ट्रेड होना शुरू हो जाएगा, इज दैट क्लियर? और जिससे कि वो फैक्टर इक्वलाइजेशन थ्योरम भी पिक्चर में आ जाएगा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो प्राइसेस हैं वो मैच कर जाएंगे, इज दैट क्लियर? ओके। फिर दोस्तों इसके बाद ये पढ़ा था, और एक सबसे आखिरी में न्यू ट्रेड थ्योरी हमने पढ़ी थी, राइट। न्यू ट्रेड थ्योरी में 2 चीजें थी, एक तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल और दूसरा था नेटवर्किंग इफेक्ट, है ना। ओके, ये हमने दोस्तों यूनिट नंबर 1 कंप्लीट की थी, है ना। फिर इसके बाद यूनिट नंबर 2 क्या थी? ट्रेड। यूनिट नंबर 2 में हमने इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी, है ना। अच्छा हाँ, अरे याद आया, उसमें हमने देखा था कि अगर हम ट्रेड करना चाहते हैं हमारे पार्टनर्स के साथ, राइट, तो आखिर ट्रेड वैसे तो देखो फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड होना चाहिए, लेकिन हर गवर्नमेंट अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना चाहती है, और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट तरह तरह के हथकंडे अपनाती, जिसमें 2 तरह के हथकंडे होते हैं। सबसे पहला होता है टैरिफ मेजर्स और दूसरे होते हैं नॉन टैरिफ मेजर्स, राइट। टैरिफ मेजर्स में बेसिकली हम ये देखते हैं कि आप किसी तरीके से टैरिफ लगा दो, फिर हमने ना काफी सारे तरह के टैरिफ्स वहां पर देखे थे, राइट। और नॉन टैरिफ मेजर्स क्या होता है? जिसमें आप टैरिफ तो नहीं लगाते हो, लेकिन आप उसमें कुछ ऐसे टेक्निकल या ऐसे नॉन टेक्निकल कुछ मेजर्स लेते हो जिससे ऑटोमेटिकली फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड रुकता है, राइट। क्या आपको याद है आज भी जो हमने टैरिफ्स पढ़े थे उसमें कौन कौन से तरह के टैरिफ थे? जैसे सबसे पहला था स्पेसिफिक ड्यूटी, राइट, स्पेसिफिक टैरिफ, यानी कि एक 2000 रुपीज पर बाइसिकल लगा दिया। सेकेंड आप बता रहे हैं एड वैलोरम, राइट। फिर थर्ड इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो वो क्या हो जाता है? मिक्स। इन दोनों को जोड़ते नहीं, वो आइदर और विच एवर इज हायर हो जाता है, वो होता है मिक्स टैरिफ। और फिर क्या होता है? कंपाउंड टैरिफ, राइट। फिर उसके बाद टेक्निकल टैरिफ, यानी कि उसके एक एक कंपोनेंट को देखकर उस पर टैरिफ लगाना। और फिर क्या होता है? क्या एस्केलेटेड टैरिफ नाम की कोई चीज होती थी उसके अंदर? यस, ओके। फिर हाँ जी, वेरिएबल टैरिफ। हाँ, वेरिएबल टैरिफ का मतलब होता है कि हमारी डोमेस्टिक प्राइस तो ये है, अब आप इतने कम में दे रहे हो तो ये डिफरेंस क्या हो गया? टैरिफ हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या? टैरिफ कोटास। हाँ, टैरिफ रेट कोटा, यानी कि एक सर्टेन लिमिट तक तो कोई टैरिफ नहीं लगेगा या बहुत ही सब्सिडाइज टैरिफ लगेगा, लेकिन एक सर्टेन लिमिट को क्रॉस किया तो अच्छा खासा टैरिफ लगेगा, है ना। फिर उसके बाद प्रोहिबिटेड टैरिफ रेट्स, राइट, यानी कि प्रोहिबिटिव टैरिफ रेट्स, यानी इतनी ज्यादा टैरिफ रेट कि इंपोर्ट ही आपने डिस्करेज कर दिया। अच्छा, फिर उसके बाद हमने देखा था टैरिफ एज अ रिस्पॉन्स टू ट्रेड डिस्टॉर्शन,
जिसमें हमने एंटी डंपिंग ड्यूटी देखा था और हमने काउंटर वेलिंग ड्यूटी देखा था, राइट। ओके, फिर उसके बाद दोस्तों हमने कुछ, हाँ जी, हाँ, एमएफएन टैरिफ होता है, फिर इसके अंदर प्रेफरेंशियल टैरिफ रेट्स होती हैं, फिर उसके बाद बाउंड टैरिफ होता है ना, फिर अप्लाइड टैरिफ होता है, मतलब ये तरह तरह की चीजें हमने देखी थी, राइट। आपको सिंपल क्या कर लेना पड़ेगा कि एक पेपर पे एक लिस्ट बना लेनी पड़ेगी और 15 डेज या 20 डेज या 1 मंथ में एक बार एटलीस्ट उस लिस्ट को गो थ्रू कर लेना होगा, बिकॉज कंप्लीट रिवीजन हो सकता है आप हर मंथ नहीं कर पाओगे, राइट। यू हैव गॉट 8 सब्जेक्ट्स, कंप्लीट रिवीजन का शायद नंबर आएगा 2 महीने बाद, पर तब तक यार बीच में ऐसा नहीं हो जाए कि कॉन्फिडेंस लूज हो जाए। तो एक बहुत ही क्रिस्प नाम होने चाहिए मेरे हिसाब से। तो देखो, नाम भी अगर मैं आपके सामने बोल रहा हूँ तो आपको चीजें कनेक्ट हो रही है, बस तो एक टच बना रहेगा सब्जेक्ट से। यानी मेरे हिसाब से एक पर्टिकुलर यूनिट की समरी एक पेज से ज्यादा में नहीं जाएगी। 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 पेज मैक्सिमम, मतलब हो सकता है हाफ पेज भी अगर आप रख लो तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। यानी आपको उसके अंदर से हेडिंग्स, ताकि एटलीस्ट वो कॉन्फिडेंस रहेगी, हाँ यार इकोनॉमिक्स मेरा पढ़ा हुआ, राइट। देखो, आप जानते हो पढ़ाई में बेसिकली क्या होता है कि आप जो भी आज पढ़ते हो ना, वो आज तो बहुत अच्छे से याद रहेगा, कल वो रफली 20-30% डाइल्यूट हो जाएगा, फिर से 50% डाइल्यूट हो जाएगा एंड सो ऑन, राइट। 10-15 दिन बाद अजनबी सा लगने लगता है कि यार ऐसा भी कोई था क्या, मतलब ऐसी यूनिट थी क्या इसके अंदर, और 2 महीने बाद उठाओ तो याद दिलाना पड़ता है कि इकोनॉमिक्स भी सब्जेक्ट में है, राइट। तो तो क्या होता है कि इसलिए एक टच बना रहे, उसके लिए एक चार्ट हो जाए सिंपल सा, मतलब 5 यूनिट है तो 5 पेज काफी, एक बार बस उस 5 पेज को आप 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे आपको पलटाने में, हो गया अपना काम, ये रिविजन हो गया, एटलीस्ट वी हैव टच विद द सब्जेक्ट, ठीक है। फिर दोस्तों इसके बाद फिर हमने नॉन टैरिफ मेजर्स पढ़े थे। अच्छा, नॉन टैरिफ में भी दो होते हैं, एक तो होते हैं टेक्निकल और दूसरे होते हैं नॉन टेक्निकल मेजर्स। टेक्निकल के अंदर भी दो चीजें होती है, एक तो वो एसपीएस होता है टेक्निकल, यानी कि एक तो एसपीएस होता है जो कि वो एनवायरमेंट, प्लांट, एनिमल की हेल्थ पर फोकस करता है, राइट, अगर सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, और दूसरा होता है टीबीटी, यानी कि टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, यानी साइज, उसका डिजाइन, शेप, उसको लेकर मेकिंग, लेबलिंग, है ना, ये सारी फॉर्मेलिटीज को लेकर हम बात करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आ गए थे हम नॉन टैरिफ मेजर्स पर। नॉन टैरिफ यानी हम आपसे रुपए नहीं लेंगे, गवर्नमेंट कहती है नहीं नहीं, किस बात का टैरिफ, फ्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट देयर इज एन इम्पोर्ट कोटा कि सिर्फ हम तो इतने ही टन इंपोर्ट करेंगे, राइट। तो इन सब का इफेक्ट एक्चुअली वैसा ही होता है जैसा कि एक टैरिफ अगर आप लगा देते तो इफेक्ट होता है ना, इम्पोर्ट कोटा हो जाता है। और क्या होते हैं जरा नॉन टैरिफ मेजर्स बताओ, क्या उसमें ऐसा भी होता है क्या नॉन टैरिफ मेजर्स में कि हमने उनकी थोड़ी सी उनकी थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ा दी, जैसे हमने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स उनकी बढ़ा दी, है ना, या फिर हमने उनकी डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज बढ़ा दी। आप बता रहे कोई सा नॉन टैरिफ मेजर्स? प्राइस कंट्रोल मेजर्स, यानी कि हम तो बोलेंगे कि यही प्राइस पर इंपोर्ट हो पाएगा, इससे नीचे इंपोर्ट नहीं हो पाएगा, दिस इज द मिनिमम प्राइस एट विच यू कैन इंपोर्ट दी गुड्स, ठीक है। फिर इसके बाद गवर्नमेंट भी अपनी कुछ प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज डिफाइन कर देती है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को लेकर कंपलसरी कर सकती कि नहीं, लेकर तो आ सकते हो लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन यहीं से ही होगा। अच्छा, कुछ आफ्टर सेल सर्विस के जैसा भी था कि आफ्टर, है ना, पोस्ट सेल सर्विसेज की पोस्ट सेल सर्विस सिर्फ हमारी इंडियन कंपनी प्रोवाइड करेगी एंड सो ऑन, राइट। फिर रूल्स ऑफ ओरिजिन, मतलब क्या होगा कि ये कुछ ऐसे नॉन टेक्निकल नॉन टैरिफ मेजर्स होंगे जो कि अल्टीमेटली फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड को रोकेंगे, इज दैट क्लियर। फिर इसके बाद जहां तक मुझे याद आ रहा है हमने एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स भी पढ़ लिए थे। तो एक्सपोर्ट में हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम एक्सपोर्ट बैन ही कर सकते हैं, या फिर हम है ना वो हाँ, एम्बार्गोस भी हम कर सकते हैं, राइट। एम्बार्गो का तो मतलब होता है कंप्लीट बैन, इज दैट क्लियर, है ना, ये वहां की बात है एम्बार्गोस, राइट। तो क्या क्या था, एक तो एक्सपोर्ट बैन कर दो, है ना, दूसरा था कि एक्सपोर्ट पर टैक्स लगा दो, है ना, तीसरा है कि नहीं नहीं एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए उस पर सब्सिडीज दे दो, है ना, और चौथा एक और था कि वो वॉलेंट्री कि सामने वाली कंट्री को हमने बहुत ज्यादा डैमेज कर दिया है एंड द कंट्री इज रिक्वेस्टिंग कि आप प्लीज अगले 2 महीने हम एक्सपोर्ट मत करो या बहुत कम एक्सपोर्ट करो, यानी वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट, इज दैट क्लियर, ठीक है। ये दोस्तों हमने 2 यूनिट्स कंप्लीट करी थी हमारे इस पर्टिकुलर चैप्टर की, कॉल्ड एज इंटरनेशनल ट्रेड। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू थर्ड यूनिट, एंड थर्ड यूनिट इज ऑल अबाउट
ट्रेड नेगोशिएशंस। ओके चलिए दोस्तों, तो हम आते हैं हमारी यूनिट पर कॉल्ड एज ट्रेड नेगोशिएशंस। ओके, ट्रेड नेगोशिएशंस यूनिट से आपकी आखिर एक्सपेक्टेशन क्या है? ट्रेड नेगोशिएशंस अगर आपको यहां पर नजर आ रहा है तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? आपको क्या लग रहा है कि आज हम क्या सीखने वाले हैं? सर, दो कंट्रीज होंगी, आपस में वो आखिर किस तरीके से ट्रेड्स को लेकर नेगोशिएट करती होंगी, है ना? देखो, इंडिया की भी कुछ जरूरतें हैं कि कुछ ऐसे गुड्स है जो कि इंडिया को इंपोर्ट करना ही करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम गल्फ से क्रूड ऑयल लेकर आते तो हम लेकर आते ही आते हैं, राइट? अच्छा, इंडिया वीट का एक्सपोर्टर है या फिर इंडिया वीट का इंपोर्टर है? इंडिया वीट का एक्सपोर्टर है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत है। इंडिया इज एन इंपोर्टर ऑफ वीट, यानी हमारे यहाँ पर वीट का कंजम्पशन इतना सारा है कि हमारे पास उतना प्रोडक्शन नहीं है, तो फिर हम वीट इंपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम अमेरिका से वीट इंपोर्ट करेंगे, राइट? तो क्या होता है कि कुछ ऐसी चीजें जो कि हमको इंपोर्ट करनी ही करनी है, राइट? पर ऐसी कुछ चीजें जो दुनिया को हमसे चाहिए, है ना? तो क्या होता है कि जैसे ही हमको पता चला कि गल्फ कंट्री को इन चीजों की जरूरत है और हमें गल्फ कंट्री से क्रूड ऑयल की जरूरत, राइट? बट इंडियन गवर्नमेंट विल डू, दे विल अप्रोच गल्फ कंट्रीज मिनिस्टर्स और फिर उनके साथ बैठकर, है ना, व्यापार पर वार्ता की जाएगी, राइट? उसमें नेगोशिएशंस में बेसिकली क्या होगा, इंडिया भी कुछ हद तक सपोर्ट करेगा गल्फ को कि ठीक है, हम आपको कुछ हद तक प्रेफरेंस दे देंगे इस पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए, राइट? ओके, क्या आप इंडिया में आकर इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं? ओके, हम आपको फैसिलिटेट कर देंगे, गवर्नमेंट की तरफ से हम आपको कुछ स्पेशल कंसिडरेशंस दे देंगे, या हम हमारे इनकम टैक्स एक्ट में कोई चेंजेस ऐसे कर देंगे जिससे कि आपको सपोर्ट मिल जाए नेक्स्ट 5 years तक, राइट? तो इस तरीके से क्या होगा, इट इज लाइक रेसिप्रोकल अरेंजमेंट, यानी हम उनको कुछ फायदा देते हैं तो डेफिनेटली वी एक्सपेक्ट इन रिटर्न कि आप भी अब हमें कुछ फायदा दें। एग्जैक्टली। तो आज दोस्तों हम क्या सीखने वाले हैं? ट्रेड नेगोशिएशंस के बारे में सीखने वाले हैं। यहाँ पर आप एक पिक्चर देख पा रहे हैं दोस्तों, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, जहां पर कि काफी सारे देश के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं और आपस में नेगोशिएट करते हैं, और उनका होल एंड सोल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ट्रेड को और इजी बनाना। इज दैट क्लियर? ताकि इंटरनेशनल ट्रेड के जो बेनिफिट्स है वो हम रियलाइज कर पाए, है ना? ओके दोस्तों, ये जो यूनिट नंबर 3 है ना, ये पांचों यूनिट में से ये एक ऐसी यूनिट है जो हाईली थियोरेटिकल है। यानी हो सकता है कि पढ़ते पढ़ते आपको थोड़ा ऐसा लगे यार ये आज सर को क्या हो गया, राइट? लेकिन मैं क्या करूंगा, कंटेंट ही यूनिट नंबर 3 का ऐसा है। इसी के अगेंस्ट यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 हो तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है? इस यूनिट में उन स्टूडेंट्स को मजा आता है जिनको कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या फिर हिस्ट्री, इन चीजों में इंटरेस्ट हो, राइट? तो अगर आपका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली दिस यूनिट इज गोइंग टू एक्साइट यू। ओके दोस्तों, अब हम यहाँ पर ट्रेड नेगोशिएशंस के बारे में बात शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पर हमें सिर्फ 3 चीजें पढ़नी है। कौन कौन सी 3 चीजें? हमें आरटीएस के बारे में पढ़ना है, हमें जीएटीटी के बारे में पढ़ना है, और हमें डब्ल्यूटीओ के बारे में पढ़ना है। जैसे ही हमने इन 3 चीजों के बारे में पढ़ा कि हमारी पर्टिकुलर यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ओके, अब आप सबसे पहले तो मुझसे जानना चाहते होंगे कि आखिर इन तीनों के फुल फॉर्म क्या है। जैसे सबसे पहला क्या है? आरटीएस। उसका फुल फॉर्म शायद आपको मालूम होगा। आरटीएस का फुल फॉर्म होता है दोस्तों रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स। क्या बोल दिया मैंने? रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स, है ना? रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट, यानी आपको भी इसको पढ़कर कुछ समझ में आ रहा है दैट व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन बाय रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स, राइट? रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट का मीनिंग क्या होगा आपके हिसाब से? आप बता सकते हैं क्या रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट? विद इन द कंट्री नहीं नहीं दोस्त, बात ही इंटरनेशनल ट्रेड की है। विद इन अ पर्टिकुलर रीजन, फॉर एग्जांपल अगर एशियन कंट्रीज हैं, है ना, और एशियन कंट्रीज आपस में कुछ अग्रीमेंट्स कर रही हैं ट्रेड को लेकर, तो हम उसको क्या बोलेंगे? अरे ये तो रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट है, राइट? ओके, यानी जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि ब्रिक्स कंट्रीज हुई, राइट? या फिर एशियन कंट्रीज हुई, ASEAN, राइट? ये भी हम आगे जाकर पढ़ेंगे, है ना? तो बेसिकली रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं कि सारे के सारे WTO के मेंबर्स, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स, सारे के सारे उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, या कुछ ही देश के लोग उसमें इन्वॉल्व रहते हैं? कुछ ही देश के लोग उसमें इन्वॉल्व रहेंगे, है ना? देखो क्या होता है प्रैक्टिकली कि इंडिया लेट से एक एजेंडा लेकर गया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में कि हम इस पर्टिकुलर एजेंडे पर काम कर रहे हैं। हमारी कंट्री ने इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में काफी सारी प्रोग्रेस कर ली है। अब हम चाहते हैं कि दुनिया के सारे जितने सारे देश हैं हम उसको इस चीज में एक्सपोर्ट करें।
पर क्या होता है कि जब वहां पर 165 देश के लोग मिलते हैं, 165 कंट्रीज के जब लोग मिलते हैं, तो दोस्तों घर में दो लोगों की राय एक जैसी नहीं होती, तो दुनिया भर के 165 लोगों की राय क्या एक जैसी हो पाएगी? नहीं, राइट। लेकिन फिर भी कुछ वहां पर लाइक माइंडेड लोग हैं जो कि हमें मिलते हैं डब्ल्यूटीओ में, तो हम सब क्या करते हैं फिर आपस में किस में एंटर कर जाते हैं? इनटू रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स, राइट। यानी जनरली आरटीए को प्रेफरेंस होता है या जनरली डब्ल्यूटीओ के ऑल मेंबर्स को प्रेफरेंस होता है? ऑल मेंबर्स को हम प्रेफरेंस देते हैं कि अब तो सभी मेंबर्स इस चीज में इन्वॉल्व हो। लेकिन क्योंकि हर किसी की थिंकिंग एक जैसी नहीं होती, हर कंट्री अपने अपने एंगल से उसको सोचती है, तो फिर हो सकता है कि हमें कोई सी चीज जो डब्ल्यूटीओ लेवल पर हम अप्रूव ना करवा पाए, वो हम एटलीस्ट कुछ कंट्रीज के साथ मिलकर अप्रूव करवा ले। दैट इज कॉल्ड एज रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट्स, ठीक है, ओके। पर इसके बाद दोस्तों एक और चीज क्या लिखी है? GATT, यानी कि जनरल एग्रीमेंट्स ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ, जनरल एग्रीमेंट्स ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ये भी कुछ होता है जो हम आगे जाकर पढ़ेंगे। और फिर क्या है? WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बस ये तीन चीजें दोस्तों हमें पढ़नी। चलिए, तो सबसे पहले दोस्तों हम ये समझते हैं कि आखिर ये जो ट्रेड नेगोशिएशंस होते हैं ये इजी होते हैं या फिर ये ट्रेड नेगोशिएशंस बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं? आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि ट्रेड नेगोशिएशंस बहुत इजी रहते होंगे, मतलब ऐसा क्विकली हो जाता होगा ट्रेड नेगोशिएशन, या इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स? इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, राइट। उसके पीछे रीजन क्या है? व्हाई इज दैट अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस? आखिर ये कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि आप समझो, अगर इंडिया लेट अस से चाइना के साथ कुछ ट्रेड नेगोशिएशन कर रहा है, तो क्या, सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे, क्या सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट और क्या सिर्फ चाइनीज, यानी आप इसको ऐसा समझो, क्या सिर्फ इंडियन प्राइम मिनिस्टर और चाइना के जो वहां पे प्राइम मिनिस्टर थोड़ी ना होते हैं, है ना, चाइना के क्या, साई जिनपिंग, है ना, ओके, तो है ना तो क्या सिर्फ ये दो लोग इन्वॉल्व हैं या फिर इनके पीछे जितने सारे मिनिस्टर्स है वो भी इन्वॉल्व है? वो भी इन्वॉल्व है। दूसरा सवाल, क्या सिर्फ मिनिस्टर्स ही इन्वॉल्व है या वहां की जो लोकल कंपनीज होंगी, जो चाइना की कंपनीज होंगी, जो इंडिया की कंपनीज होगी, वो भी इन्वॉल्व होगी? वो भी इन्वॉल्व होगी। तीसरा सवाल, क्या सिर्फ कंपनीज इन्वॉल्व होंगी या फिर एसोसिएशंस भी रहती है, ट्रेड एसोसिएशंस, वो भी इन्वॉल्व होती है, राइट। अच्छा, क्या सिर्फ ट्रेड एसोसिएशंस ही इन्वॉल्व होती है? कुछ लॉबी के ग्रुप्स रहते हैं, वो भी इन्वॉल्व रहते हैं, लॉबिंग ग्रुप्स भी इन्वॉल्व रहते हैं। अच्छा, क्या एनजीओज भी इन्वॉल्व हो सकते हैं क्या? एनजीओस, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, यस, वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर लेट से कि इंडिया ने सोचा कि हम 5G टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं चाइना से, राइट, हम 5G के टेलीकॉम गियर्स कहां से इंपोर्ट करेंगे? चाइना से, क्योंकि उनकी हुआई नाम की कंपनी ने काफी ज्यादा डेवलपमेंट कर लिया और काफी सस्ते में वो लोग हमें 5G टेलीकॉम गियर्स दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों कुछ लोग होंगे जो कि आएंगे और वो क्या कहेंगे कि इंडिया की सिक्योरिटी को खतरा है, हमारा पूरा का पूरा जो टेलीकॉम का 5G इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किसके भरोसे हो जाएगा? चाइना के भरोसे हो जाएगा। यानी ट्रेड नेगोशिएशंस में सिर्फ दो कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व नहीं होते, उसके सारे मिनिस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, बिजनेसमैन इन्वॉल्व होते हैं, एसोसिएशंस इन्वॉल्व होती है, लॉबिंग ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं, और जितनी वहां की लोकल ऑर्गेनाइजेशन है, समाज सेवी संस्थान, वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। हो सकता है कोई ऑर्गेनाइजेशन आकर ये आपत्ति लगा दे कि ये जो प्रोडक्शन मेथोडोलॉजी है ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, या फिर हो सकता है कि ये जो प्रोडक्ट हम इंपोर्ट कर रहे हैं इससे ह्यूमन बींग्स की हेल्थ पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नुकसान होगा, राइट। तो इतने सारे लोगों को दोस्तों साथ में लेकर चलना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट गेम, राइट। सो क्यों है आखिर ट्रेड नेगोशिएशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस? बिकॉज इट इज अ मल्टी लेवल, राइट, अलग 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 तरह के लोगों को आपको सेटिस्फाई करना है, एंड इट्स अ नेटवर्क गेम, राइट, कि आप किस तरीके से कोऑर्डिनेट कर पा रहे हो मिनिस्टर से, किस तरीके से कोऑर्डिनेट कर पा रहे हो पीएमओ से, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, हमारा पीएमओ आखिर वहां के कंट्री पर कैसे रिलेशन रखता है, वहां से कैसा कोऑर्डिनेशन होता है। सो इट्स अ मल्टी लेवल एंड नेटवर्क गेम, ओके। दूसरा क्या है? इट इज इंट्रिकेट एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, यू नो, राइट, इट्स एन इंट्रिकेट यानी कि वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत ध्यान से आपको इसको करना पड़ेगा, एंड इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, राइट, ओके। फिर दोस्तों देयर आर मेनी पार्टीज एंड एवरी पार्टी मे हैव कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। हो सकता है कि कोई सी बात बिजनेसमैन को फायदेमंद लगे, तो हो सकता है कोई एनजीओ उस पर आकर आपत्ति लगा दे कि नहीं, ये आपके बिजनेस का तो फायदा है लेकिन इससे कंज्यूमर्स का नुकसान है, राइट, ओके। तो दोस्तों ट्रेड नेगोशिएशंस आर अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ओके। अब हालांकि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है लेकिन इसको करना तो हमें रहेगा ताकि हम इंटरनेशनल ट्रेड को स्मूथली रन कर पाए।
तो दोस्तों आखिर इंटरनेशनल ट्रेड कैसे होता है उसके लिए हम देखते हैं कि आखिर रीजनल एग्रीमेंट्स किस तरीके से आते हैं। तो हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ आरटीएस, आखिर रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स किन किन तरह के होते हैं। ओके तो दोस्तों देयर आर ऑल इन ऑल 8 टाइप्स ऑफ रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स। कितने तरह के रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं? देयर आर 8 टाइप्स ऑफ रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स, राइट। अभी मैं डब्ल्यूटीओ तक पहुंचा क्या, या मैं तो इंडिया में ही हूं? मैं तो अभी इंडिया में ही हूं और मैं देख रहा हूं कि रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स किस तरह के होते हैं, राइट। तो दोस्तों रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स ऑल इन ऑल 8 टाइप्स के होते हैं, जिसमें सबसे पहले क्या होते हैं, यूनिलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स। मैं यहाँ पर सिर्फ नाम आपके सामने शो अप कर रहा हूँ, फिर उसके बाद एक एक के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, यूनिलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स के बाद क्या होते हैं, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होते हैं, रीजनल प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट्स। फिर उसके बाद होते हैं ट्रेडिंग ब्लॉक और होता है फ्री ट्रेड एरिया। और फिर उसके बाद होते हैं कस्टम्स यूनियन, कॉमन मार्केट्स और फिर इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन। ये 8 हो गए ना, 3 4 5 6 7, यस ओके। दोस्तों ये 8 टाइप्स ऑफ रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स है जो हमें पढ़ने है ना। आपसे एग्जाम में हो सकता है कि कोई से भी 2 आरटीएस के बारे में लिखने को आ जाए, राइट अबाउट एनी 2 टाइप्स ऑफ रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स। तो आपको इनमें से, इन 8 में से मैं भी पढ़ाने वाला हूं, जो भी आपके 2 फेवरेट बने उसके बारे में आपको लिखना रहेगा। चलिए तो अब हम समझते हैं एक एक करके कि आखिर रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, है ना। ओके दोस्तों, सबसे पहले तरह का एग्रीमेंट मैंने क्या बोला था, यूनिलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। ये मैं समझाऊं उससे पहले आपको यूनिलैटरल और बायलैटरल इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस मालूम है क्या, है ना। यूनिलैटरल यानी कैसा, वन साइडेड चल रहा है, और बायलैटरल यानी कि 2 साइडेड ट्रैफिक है, राइट। ओके तो यूनिलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट में क्या हम किसी दूसरी कंट्री से रिटर्न में फेवर चाहेंगे? नहीं चाहेंगे, यानी हम खुद ही सियो मोटो एक डिसीजन ले लेंगे। इज दैट क्लियर? ओके अब सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आखिर वो डिसीजन क्या लेंगे हम, और आखिर ऐसा डिसीजन हम क्यों लेंगे, ठीक है। लेट्स से दोस्तों, हमने हमारे प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका गए और वहां पर जाकर बैठक करी और श्रीलंका को ये बोला कि हम एक काम करेंगे, श्रीलंका से जो भी गुड्स आएंगे, वैसे तो एमएफएन रेट यानी कि मोस्ट फेवर्ड नेशन रेट, मोस्ट फेवर्ड नेशन रेट का मतलब क्या होता है, जो डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स आपस में एक दूसरे को चार्ज करते हैं। वैसे तो रबर पर एमएफएन का रेट है 20%, लेकिन अगर श्रीलंका हमें इंपोर्ट करता है, यानी अगर इंडिया इंपोर्ट करता है किससे, श्रीलंका से रबर, तो हम आपसे सिर्फ 5% ही टैरिफ चार्ज करेंगे। और ये बोलकर प्राइम मिनिस्टर उड़कर दिल्ली आ गए। ये कौन सा एग्रीमेंट हुआ दोस्तों बताइए, यूनिलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। क्या हमने श्रीलंका से रिटर्न में कुछ एक्सपेक्ट किया? हमने कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया। अब इसके पीछे कुछ पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो सकते हैं, राइट, जो एग्रीमेंट का डेफिनेटली हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन आज आपने उनको फेवर किया है तो कल वो भी दोस्तों किसी तरीके से हमें फेवर करेंगे बाय व्हाटएवर वे, राइट। ओके तो यूनिलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है कि एक इंपोर्टिंग कंट्री किसी दूसरी कंट्री को, जैसे इंडिया भी यहाँ पर इंपोर्टिंग कंट्री बन रही है, राइट, किसी दूसरी कंट्री को कुछ स्पेशल प्रिविलेज दे देती है। अब इसके पीछे कई सारे रीजन हो सकते हैं, जिसमें से एक रीजन ये हो सकता है कि हम उस कंट्री का डेवलपमेंट चाहते हैं, राइट। क्योंकि जब डब्ल्यूटीओ में इतने सारे लोग मिलते हैं तो वहां पर अमेरिका के भी लोग आते हैं, यूरोप के भी लोग आते हैं, राइट। वो लोग अपने टशन में रहते हैं, लेकिन काफी सारे ऐसे लोग भी आते हैं जो छोटी छोटी कंट्रीज से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई घाना से आया, राइट, तो कोई छोटी छोटी कंट्रीज से आते हैं, राइट, तो उन लोगों को सपोर्ट चाहिए, राइट। तो व्हाट इंडिया कैन डू कि आज अगर हम इनको सपोर्ट करेंगे, कल को ये कंट्रीज ग्रो हुई तो हमें उसका बेनिफिट मिलेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। तो यूनिलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का मीनिंग आप समझ गए क्या कि क्या होता है? देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है, इंपोर्टिंग कंट्री ऑफर्स ट्रेड इंसेंटिव टू इंप्रूव एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इकोनॉमी, यानी इंडिया ने किसकी इकोनॉमी को इंप्रूव करने की बात करी? श्रीलंका की इकोनॉमी को इंप्रूव करने की बात कही। इज दैट क्लियर? इसका एक एग्जांपल क्या है, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस का मतलब होता है कि हम श्रीलंका को प्रेफरेंस दे देंगे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये हो गई यूनिलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, ऐसे होते होंगे रियल लाइफ में या नहीं होते होंगे?
होते होंगे, राइट? क्योंकि इंडिया को मालूम है कि हो सकता है कल को आज से 3 इयर्स डाउन द लाइन या 5 इयर्स डाउन द लाइन हो सकता है हमारे पॉलिटिकल इंटरेस्ट वहां से अलाइंड हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मालूम होगा कि इंडिया और चाइना की जो बॉर्डर है, राइट, वैसे तो वो और काफी बड़ी बॉर्डर है और वो और बड़ी बॉर्डर हो जाती अगर दो कंट्रीज बीच में नहीं आती। तो कौन सी दो कंट्रीज? नेपाल और भूटान, राइट? तो आपको मालूम है ना कि इंडिया एक्चुअली भूटान की तरफ से भूटान को कंप्लीटली सपोर्ट करता है, क्योंकि इंडिया को मालूम है कि कल को अगर वो लोग भूटान के अंदर आ गए तो हमारा ज्यादा बड़ा हेडेक हो जाएगा। तो इंडिया क्या करेगा, भूटान को या फिर नेपाल को जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस के अंदर ले लेगा, यूनिलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। इंडिया को भी मालूम है हम इतने बड़े देश है कि आप लोग क्या कितना करोगे हमें इंपोर्ट, लेकिन यस हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा लेकिन आप लोगों का भला हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, दूसरे तरह के एग्रीमेंट्स कौन से हैं? बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स, यानी यहाँ पर वन कंट्री इन्वॉल्व है, टू कंट्रीज इन्वॉल्व है, टू कंट्रीज। यहाँ पर दोस्तों गिव ही होगा या गिव एंड टेक होगा? यहाँ पर गिव एंड टेक होगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया से बात करी, राइट? ओके दोस्तों, ये रहा इंडिया और ये रहा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, राइट? इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को कहा कि हमारे यहाँ की सॉफ्टवेयर कंपनीज को आप प्रेफरेंस देना ऑस्ट्रेलिया में। सिमिलरली हम क्या करेंगे, ऑस्ट्रेलिया से जो कोल आएगा उस पर हम इंपोर्ट ड्यूटीज कम लगाएंगे, राइट? सो दिस काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट्स आर कॉल्ड एज बायलैटरल एग्रीमेंट्स। अब दोस्तों यहाँ पर बायलैटरल एग्रीमेंट दो कंट्रीज के बीच में भी हो सकते हैं या फिर दो ब्लॉक के बीच में भी हो सकते हैं। ब्लॉक का मतलब क्या होता है कि कुछ कंट्रीज ने अपना एक ग्रुप बना लिया, राइट? अभी हम ब्लॉक्स क्या होते हैं वो भी आगे समझेंगे, है ना? ट्रेडिंग ब्लॉक आपको याद होगा तो था, राइट? तो या तो दो कंट्रीज के बीच में हो सकता है बायलैटरल एग्रीमेंट, या फिर दो ब्लॉक्स के बीच में हो सकता है, या फिर एक ब्लॉक और एक कंट्री के बीच में भी हो सकता है, राइट? इसका एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, क्या है? एशियन इंडिया फ्री ट्रेड, है ना? ये एशियन की स्पेलिंग गलत लिखी है क्या? ये सही है ना? यहाँ पर एशियन का फुल फॉर्म वैसे क्या लिखा है? ASEAN, है ना? एशियन का यहाँ पर फुल फॉर्म है दोस्तों एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशंस, है ना? आप यहाँ पर ज्योग्राफी तो समझ रहे हो ना? यहाँ पर दोस्तों ये इंडिया है, ये यहाँ पर इस तरफ चाइना है, लेकिन ये जो कंट्रीज है ना, ये जो मैंने अभी मार्क करी कंट्रीज, ये सारी कंट्रीज कौन सी है? ये सारी साउथ एशियन कंट्रीज है, जिसके अंदर मलेशिया आ गया, फिलीपाइंस आ गया, थाईलैंड आ गया, सिंगापुर आ गया, है ना? ये सारी कंट्रीज यहाँ पर आ गई, है ना? ओके, ये ऊपर की तरफ रशिया आ जाता है, ये आप जानते होंगे यार, है ना? ओके, फिर दोस्तों ये इस तरफ ये, है ना, ये क्या हो गया? अफ्रीका, ये अफ्रीका है ना? हाँ, और ये वाला रीजन मिडिल ईस्ट हो गया, ये यूरोपियन कंट्रीज हो गई जिसके अंदर यूके आ गया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, राइट, ये सब आ गए, है ना? फिर ये इस तरफ ये क्या है? अच्छा, ऊपर की तरफ देख लेते, ये अमेरिका है ना? ये ऊपर की तरफ कनाडा है, और फिर ये एक्चुअली ये जो हिस्सा है ना, अलास्का का हिस्सा होता है, ये भी अमेरिका का ही होता है। मतलब अमेरिका ने परचेज कर लिया था अलास्का का, जैसे अपन जमीन खरीदते हैं ना, वैसे अमेरिका जाके देश खरीद लेते हैं। फिर उसके बाद ये नीचे वाला जो हिस्सा ये मैक्सिको है, और ये है ब्राजील, अर्जेंटीना, है ना? और वेनेजुएला, ये सब यहाँ पर आ जाते हैं, है ना? ओके, और ये जो ऊपर एक दिख रहा है ना, ये ग्रीनलैंड है ना? जहाँ पर कोई रहता ही नहीं है बेसिकली, मतलब वहाँ की पॉपुलेशन ही बहुत कम है ना? डेनमार्क ओन करता है इसको, है ना? ओके, तो इस तरीके से दोस्तों ये ज्योग्राफी है। हाँ, मैं आपको क्या समझा रहा था एक्चुअली, मैं ये समझा रहा था कि एशियन कंट्रीज कहाँ पर बसी हुई। तो एशियन का मैंने अभी थोड़ी देर पहले फुल फॉर्म क्या बोला था? एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशंस, है ना? एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशंस। ओके, तो ये जो एसोसिएशन है ना, इस एसोसिएशन के साथ ये ऊपर वाला हिस्सा मत लेना, है ना, ये चाइना हो गया। तो एसोसिएशन ये जो है ना, पूरी एक एसोसिएशन है यहाँ पर एशियन, और इस एसोसिएशन के साथ इंडिया ने एग्रीमेंट कर लिया है कि हम आपको प्रेफरेंस देंगे, आप हमको प्रेफरेंस देना, राइट? तो ये कौन सा वाला एग्रीमेंट हो गया? बायलैटरल एग्रीमेंट। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके दोस्तों, इसके बाद तीसरे तरह का एग्रीमेंट क्या होता है? रीजनल प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट्स। ओके, रीजनल प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट्स का मीनिंग होता है कि कुछ कंट्रीज आपस में मिलकर एक यूनियन के जैसा बना लेती है कि हम आपको प्रेफरेंस देंगे, आप हमको प्रेफरेंस देना। जैसे फॉर एग्जांपल
लेट से कि अमेरिका है ना, अमेरिका ने क्या किया, कनाडा को बोला, अमेरिका ने कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको, राइट, इन तीनों ने आपस में क्या डिसाइड कर लिया कि हम हमारे ट्रेड बैरियर्स बहुत कम आपस में कर देंगे ताकि अपनी रीजन की जो कंट्रीज हैं वो ग्रो हो, राइट। आप जानते हो इसके पीछे रीजन क्या रहता है कि आपकी रीजन क्यों, आपके रीजन में जितनी सारी कंट्रीज है वो सब डेवलप होनी चाहिए, क्योंकि अगर उनमें से एक भी कंट्री ऐसी निकल गई जो कि अफगानिस्तान है, तालिबान है, राइट, जो तो बेसिकली क्या होगा कि वो लोग उनके आसपास की कंट्रीज को भी परेशान करेंगे, इज दैट क्लियर। इसलिए वो सबका साथ सबका विकास एक्चुअली उस रीजन में होना जरूरी, सो वी माइट एंटर इनटू प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट अमंग रीजन्स, इज दैट क्लियर। ओके दोस्तों, ये देखिए क्या लिखा है, रीजनल प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट इज अमंग ग्रुप ऑफ कंट्रीज ऑन रेसिप्रोकल एंड प्रेफरेंशियल बेसिस, और इसका एक एग्जांपल होता है ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रेफरेंसेस। अच्छा, मैं आपका एक डाउट क्लियर कर देता हूं कि रीजनल प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट का यह मीनिंग नहीं है कि वो कंट्रीज फिजिकली आपके रीजन में आनी चाहिए। हो सकता है कि इंडिया, हो सकता है कि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के साथ जाकर टाई अप कर ले, तो ये भी रीजनल प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में आएगा, मतलब वहां पर फिजिकली सेम रीजन में होना जरूरी नहीं है, ठीक है। फिर दोस्तों इसके बाद चौथे तरह के एग्रीमेंट्स कौन से होते हैं, ट्रेडिंग ब्लॉक, राइट। दोस्तों ट्रेडिंग ब्लॉक में कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज होता है, जी हाँ, इसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है बिटवीन देमसेल्व्स। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये नहीं कि जीरो टैरिफ कर दिया, लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब है कि फॉर्मेलिटीज हमने बहुत कम कर दिए, बैरियर्स हमने काफी कम कर दिए, राइट, सो दैट इज कॉल्ड एज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अरब लीग लिखा हुआ है, राइट, तो ये जितनी भी ये मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है ना, जो कि अरब लीग का हिस्सा है, उनका आपस में एक ट्रेडिंग ब्लॉक बना हुआ है, राइट। तो अरब की जो कंट्रीज है उसमें ये ट्रेडिंग ब्लॉक बना हुआ है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, और वो क्या करते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपस में कर लेते हैं, ठीक है। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट होता है फ्री ट्रेड एरिया, ओके। तो ट्रेडिंग ब्लॉक में और फ्री ट्रेड एरिया में आखिर क्या डिफरेंस है वो आप समझ पा रहे हो। दोस्तों ट्रेडिंग ब्लॉक में भी कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज होता है और फ्री ट्रेड एरिया में भी कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज होता है, लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में टैरिफ जीरो नहीं होते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में टैरिफ जीरो नहीं होते हैं, राइट। हाँ, टैरिफ लो कर दिए जाते हैं और जो ट्रेडिंग बैरियर्स हैं वो भी कम कर दिए जाते हैं, राइट। लेकिन अगर आप फ्री ट्रेड एरिया दे रहे हो तो उसका नाम ही क्या है, फ्री ट्रेड एरिया। फ्री ट्रेड एरिया का मतलब है कि अब इसके बीच में कोई टैरिफ नहीं है, मतलब जीरो टैरिफ है, राइट, ओके। एंड कोटा, कोई कोटा नहीं है, कोई टैरिफ नहीं, मतलब इजीली एक कंट्री का जो पर्सन है वो सेकंड कंट्री में एक्सपोर्ट कर सकता है। क्या कुछ इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, नहीं लगेगी। क्या कोई कोटा होगा, नहीं, कोई कोटा नहीं होगा, राइट, ओके। लेकिन एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए हो सकता है आप अलग अलग टैरिफ रख दो। इसका एग्जाम्पल समझना, यहां पर दोस्तों मैंने लिखा हुआ क्या है, एग्जाम्पल क्या लिखा है, नाफ्ता है ना, ओके। नाफ्ता का फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, ओके। नॉर्थ अमेरिका यानी हमारे मैप में कहां पर आ गया, ये रहा नॉर्थ अमेरिका। तीन कंट्रीज हैं यहां पर, एक तो है कनाडा, दूसरा है यूएसए और तीसरा हो गया मैक्सिको, राइट। इन तीनों ने आपस में एक एग्रीमेंट कर रखा है जिसको क्या कहते हैं, नाफ्ता कहते हैं। नाफ्ता का फुल फॉर्म बोल दो, एक बार रिपीट कर दो, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, राइट। दोस्तों इसमें उन्होंने आपस में टैरिफ्स एलिमिनेट कर दिए, यानी मैक्सिको को यूएसए में भेजना है, भेज दो, इंपोर्ट ड्यूटी कितनी, 0%, ठीक है, ओके। लेकिन कनाडा को अगर रशिया से इंपोर्ट करना है कुछ, या यूएसए को अगर रशिया से इंपोर्ट करना है कुछ, या फिर मैक्सिको को अगर यूएसए से इंपोर्ट करना है कुछ, तो ये इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र हैं, फ्री हैं ये डिसीजन लेने के लिए कि नहीं, रशिया पर कनाडा बोलता है हम तो 5% टैरिफ चार्ज करेंगे, अमेरिका बोलता है हम तो 10% करेंगे, मैक्सिको बोलता है हम तो 20% करेंगे, दे आर फ्री। यानी एक्सटर्नल टैरिफ इनका एक जैसा होगा या एक्सटर्नल टैरिफ ये इंडिपेंडेंटली डिसाइड कर लेंगे, एक्सटर्नल टैरिफ इंडिपेंडेंटली डिसाइड कर लेंगे। क्यों, क्योंकि नाम क्या है, फ्री ट्रेड एरिया ने, आपस में हम फ्री है। हम एक्सटर्नल पार्टी के साथ क्या कर रहे हैं, उससे आपसी किसी देश का कोई लेना देना नहीं है। इज दैट क्लियर, ठीक है, ओके।
यानी कि इसका मतलब पता है क्या, अभी जाकर एक ऐसा भी यहाँ पर आरटीए आने वाला है, आरटीए यानी रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट, अभी आगे जाकर एक ऐसा भी आने वाला है जिसमें कि ये सब आपस में मिली भगत कर लेंगे और बोलेंगे कि हमारे जो एक्सटर्नल टैरिफ्स होंगे वो भी सेम होंगे, राइट। ओके दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट आरटीए है, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट है, वो यही है, राइट। अ कस्टम्स यूनियन, मतलब यूनियन बाजी कर ली यार, यूनियन बना ली इन लोगों ने, यूनियन मतलब हम सब एक है, राइट। दोस्तों ये जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज है ना, यूरोपियन कंट्रीज यानी जर्मनी, इटली, फ्रांस, राइट, ओके, ये सब आपस में दोस्तों गले में हाथ डालकर खड़े हो गए, राइट। और इन्होंने क्या बोला, अपन सबकी यूनियन है ना, जैसे मैच में क्रिकेट स्टार्ट होने से पहले सब नहीं 11 लोग खड़े हो जाते हैं, राइट, वैसे। और इन्होंने क्या बोला, अपनी यूनियन है, यानी कि अपना आपस में तो कोई टैरिफ नहीं है, जर्मनी वाला सिंपल एक्सपोर्ट कर सकता है फ्रांस को, क्या कोई बीच में टैरिफ है, नहीं, कोई टैरिफ नहीं, कोई ट्रेड बैरियर कुछ नहीं है, राइट। और इन्होंने कहा हम सब एक यूनियन है, इसका मतलब है कि बाहर से भी हम इंपोर्ट करेंगे तो हम एक जैसा टैरिफ रखेंगे। इज दैट क्लियर, यानी हर कंट्री अपना अलग अलग डिसाइड नहीं करेगी, नहीं तो फिर अपनी यूनियन किस बात की। ओके तो क्या आप फ्री ट्रेड एरिया और कस्टम्स यूनियन में डिफरेंस समझे, यूनियन और ज्यादा गहरी हो गई और ज्यादा पक्की हो गई, उन्होंने आपसी तो सारा टैरिफ एलिमिनेट कर दिया, कोटा एलिमिनेट कर दिया, लेकिन बाहर वालों के लिए भी उन्होंने एक्सटर्नल टैरिफ सबका सेम कर दिया, राइट। दोस्तों यहाँ पर दो तरह की यूनियन के एग्जाम्पल दे रखे, एक तो क्या है ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन, और दूसरा है जीसीसी यानी कि गल्फ काउंसिल, राइट। ये जो गल्फ की कंट्रीज है ना, ओके, आप चाहो तो यहाँ पर नाम लिख सकते हो गल्फ कंट्रीज के जो कि उसके पार्ट है, जैसे यूएई हुआ, सऊदी अरेबिया हुआ, या फिर कतार हुआ, है ना। तो ये सब किसके, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के मेंबर्स हैं, ठीक है। ओके आपके नोट्स आप देखते जा रहे हो ना, है ना। ओके तो आपके नोट्स में कस्टम्स यूनियन कहीं पर आपको नजर आ रहा है क्या। ओके दोस्तों, उसमें ये जो कस्टम्स यूनियन है ना, ओके, कस्टम्स यूनियन में देखिए आपको क्या एग्जांपल दिया हुआ है, जीसीसी का एग्जांपल दे रखा है क्या, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, ओके, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल में आप चाहो तो उसकी जो मेंबर कंट्रीज है उसके नाम लिख लीजिए, है ना। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल में जो मेंबर कंट्रीज हैं उसमें है कुवैत आ गया, फिर बहरीन आ गया, फिर इसके बाद यूएई आ गया, ओमान, कतार, ऐसे करके ना टोटल 10 मेंबर्स हैं। तो खैर अपने को 10 को नाम याद नहीं रखने, बट एक जनरल आइडिया होना चाहिए कि हाँ गल्फ कॉपरेशन काउंसिल जो है उसके अंदर आखिर कौन कौन से मेंबर्स हैं, ठीक है। ओके दोस्तों ये था कस्टम्स यूनियन, है ना। अब कस्टम्स यूनियन से भी गहरी कुछ चीजें होती है, देखेंगे दोस्तों आखिर वो क्या है। हाँ जी, क्या है अगला, क्या है, कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट का मतलब है कि हम एक ही हैं, हम एक ही हैं, आपके एम्प्लॉय को हमारे यहाँ पे सर्विस करने आना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो हमारे यहाँ पर विदेशी की नजरों से देखा ही नहीं जाएगा, वो इजीली आ जाए, वहां से वो उठकर यहाँ पर आ जाए, जॉब कर ले आराम से, हम उसको हमारी कंट्री की करेंसी में सैलरी दे देंगे, वो सिंपल ये सैलरी लेकर वापस से अपनी कंट्री में चला जाए, वहां एक्सचेंज करवा ले, राइट। ओके गुड्स, तो गुड्स भी इजीली फ्रीली ट्रांजिट हो सकते हैं, यानी कि यहाँ पर कस्टम्स यूनियन से भी एक लेवल आगे पहुंच गए। एक लेवल आगे पहुंच गए का मतलब है कि अभी तक भी फ्री फ्लो ऑफ आउटपुट तो था ही था, लेकिन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी लेबर और कैपिटल का भी कैसा है, फ्री फ्लो है। यानी कि इंडिया कह रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल लेट अस से श्रीलंका, किसी श्रीलंकन को हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करना है, आओ ना आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आओ आप, आपके एम्प्लॉय हमारे यहाँ जॉब करना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, आप आइए ना, वेलकम। इज दैट क्लियर। तो क्या होता है कि यहाँ पर कॉमन मार्केट में क्या डिफरेंस है और कस्टम्स यूनियन में क्या डिफरेंस है, क्या आप समझ गए। कस्टम्स यूनियन का मतलब होता है कि सिर्फ गुड्स, लेकिन कॉमन मार्केट का मतलब होता है कि सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी लेबर और कैपिटल का भी फ्री फ्लो होगा। इज दैट क्लियर। ओके दोस्तों, इसमें अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो फिर आपको ये कुछ चीजें लिखी हुई है जो कि जरूरी में करना ही पड़ेगा। यू नीड टू हार्मोनाइज इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स, यानी ऐसा नहीं हो कि श्रीलंका से कोई पैसा लेकर आ रहा है और आरबीआई ने उसको किसी कारण से रोक लिया, राइट। यानी आपको आपस में पहले ट्यूनिंग बनानी पड़ेगी, आपके जो फाइनेंशियल लॉज होने चाहिए वो भी एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज्ड होने चाहिए, राइट। ओके इसका एग्जाम्पल है एक तो यूरोपियन यूनियन,
यूरोपियन यूनियन में आपको मालूम है ना, आप यूरोप में इजीली एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा सकते हो। आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बिना वीजा के, मालूम है ना आपको, यूरोप में आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बिना वीजा के जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट। मतलब जैसे आज अपन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकते हैं, वीजा लगता है क्या? हाँ, जैसे मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र में गए, महाराष्ट्र से अगर हम गुजरात में गए, कोई वीजा लगता है क्या? नहीं। तो बस वैसा ही है यूरोप में, राइट। यूरोप में आप एक कंट्री से कार लेकर निकले, आप दूसरी कंट्री में जाकर अपनी कार पार्क कर दो, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। सो देयर इज अ फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड देयर इज अ फ्री फ्लो ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इज दैट क्लियर? ओके। लेकिन दोस्तों इस कॉमन मार्केट में अब एक प्रॉब्लम हो जाती है कि हर कंट्री, जैसे लेट्स से 10 कंट्रीज है और 10 कंट्रीज ने मिलकर आपस में क्या कर लिया, कॉमन मार्केट कर लिया। जैसे कि एशियन कंट्रीज यानी यहाँ पर सिंगापुर हुआ, मलेशिया हुआ, थाईलैंड हुआ, फिलीपींस हुआ, म्यांमार हुआ, है ना। सबकी करेंसी अलग अलग है। जैसे सिंगापुर की करेंसी क्या है, सिंगापुर डॉलर है। मलेशिया की करेंसी है मलेशियन रिंगिट्स, राइट। तो यहाँ पर थाईलैंड की थाई बहत्स, ऐसा कुछ है, राइट। तो ये सारी करेंसीज है। अब प्रॉब्लम क्या होगी कि जैसे अगर थाईलैंड के किसी व्यक्ति ने सोचा है कि मैं सिंगापुर जाकर जॉब करूं, जा सकता है, जा सकता है, जॉब कर सकता है, कर सकता है, बट उसको सैलरी कौन सी करेंसी में मिलेगी, सिंगापुर डॉलर। वो आएगा वापस से थाईलैंड उड़कर, लेकिन थाईलैंड में कौन सी करेंसी चल रही, थाई बहत। तो उसको क्या करना पड़ेगा, इसका एक्सचेंज करवाना पड़ेगा, राइट। यानी बिना बात उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट लग रही है, थोड़ी सी एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेलिटीज वहां पर बढ़ रही है कि आप कहाँ से लेकर आए हो, फॉरेन एक्सचेंजेस ऑन, राइट। तो एक और इससे भी ऊपर की चीज अवेलेबल है दुनिया में, और दुनिया उसे कहती इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन। क्या क्या नाम लिख दिया, इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन। इसका मतलब है कि हम सबकी करेंसी भी सेम हो गई। यानी लेटेस्ट से इंडिया ने क्या करा, इंडिया ने नेपाल से बातचीत कर ली, इंडिया ने भूटान से बातचीत कर ली, इंडिया ने इधर श्रीलंका से बातचीत कर ली और बोला अब सब जगह क्या चलेगा, रुपया ही चलेगा। न तेरा रुपया न मेरा रुपया, मतलब ना इंडियन रुपया ना भूटानी न कुछ भी नहीं, सबका एक जैसी करेंसी चलेगी। दुनिया में ऐसा है, यूरोप में यूरोस चलता है। इसके पहले 20 साल पहले दोस्तों इन सब की करेंसी अलग अलग थी। जर्मनी की अलग करेंसी थी, फ्रांस की अलग करेंसी थी, इटली की अलग करेंसी थी। इटली की करेंसी थी लीरा, इटालियन लीरा। उन लोगों ने पता है क्या करा, एक दिन एक डेट डिसाइड कर ली। जैसे हमारे इंडिया में नोटबंदी हुई थी ना, वैसे ही उन लोगों ने क्या करा, एक डेट डिसाइड कर ली, एक डेट डिसाइड कर ली, और उस पर्टिकुलर डेट के दिन उन्होंने अपनी सारी करेंसी छोड़ दी। यानी कि अगर मैं इटली में रह रहा हूं और मेरे बैंक अकाउंट में इटालियन लीरा लिखा हुआ दिख रहा था कि मेरे पास 1 लाख इटालियन लीरा रखे हुए, अगले दिन मैं सुबह उठा तो उसमें क्या दिखे, यूरोस, इक्विवेलेंट यूरोस। यानी उस दिन उन लोगों ने आपस में कन्वर्जन रेट डिसाइड कर ली कि इटालियन लीरा यूरो में इस रेट पे कन्वर्ट होगा। जर्मन का मार्क्स था करेंसी, है ना उस वक्त, राइट। 20 साल पुरानी बात बता रहा है। तो जर्मन मार्क्स जो करेंसी थी वो 1 जर्मन मार्क इज इक्वल टू यूरो में इतने में कन्वर्ट हो जाएगी। सब देश के लोग पहले मिलकर और डिसाइड कर लिया, और एक पर्टिकुलर डेट पर सबके बैंक अकाउंट के बैलेंसेस की करेंसी उन्होंने चेंज कर दी। फिजिकल जो नोट्स थे वो सारे के सारे उन्होंने बोला आप आपके फिजिकल नोट्स यहाँ पर लाकर जमा कर दो, और बदले में इसके बदले में क्या लेकर चल जाओ, यूरोज लेकर चले जाओ। तो ये क्या हो गई, इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन। यानी हमने हमारी इकोनॉमी भी इंटीग्रेट कर दी और हमने हमारी मॉनेटरी पॉलिसीज भी इंटीग्रेट कर दी। आपको मालूम है कि यूरोप ने ऐसा क्यों किया था, डॉलर। अमेरिका एक्चुअली बहुत भारी पड़ता है ना, अमेरिका भारी कंट्री है, राइट। यानी दुनिया में अभी तक भी कोई ऐसा देश नहीं जो अमेरिका के सामने आकर खड़ा हो जाए, राइट। यानी अमेरिका एक ऐसी कंट्री जिसको कोई भी दुनिया का दूसरा देश चैलेंज नहीं करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी सबकी जरूरतें डॉलर से अटकी हुई है, राइट। क्योंकि वर्ल्ड में ट्रेड ही डॉलर के बेसिस पर होता है। तो अगर आपके पास डॉलर नहीं है तो आप बहुत सारी जगह पर ट्रेड ही नहीं कर पाओ। अब करेंसी किसकी, अमेरिका की, और फॉलो किसको करनी पड़ रही है, हमको, राइट। तो क्या हो रहा है कि हर किसी की डिपेंडेंसी डॉलर पर बन रही थी। तो यूरोप ने कहा यार, जर्मनी ने कहा कि हम भी कम थोड़ी ना। अच्छा, फ्रांस ने बोला यार हम भी डेवलप्ड कंट्री है। उधर इटली ने बोला कि हम तो रोम, आपने तो नाम ही सुना होगा, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो रोम हमारा भी पावरफुल है। तो ऐसे करके उन सब ने आपस में क्या करे कि यूनियन बनाई कि अपन एक काम करते हैं। देखो अगर हम अकेले और बिखरे बिखरे रहेंगे तो हम कभी भी डॉलर से टक्कर नहीं ले पाएंगे। एक काम करो, सब एक साथ आ जाओ, राइट। सब एक साथ आ जाएंगे और इतनी सारी डेवलप कंट्रीज एक साथ आ जाएगी तो डॉलर पर भारी
पड़ेगी, राइट? क्योंकि दुनिया में जो कच्चे तेल का मतलब सबसे ज्यादा ट्रेड ही क्रूड ऑयल का होता है दुनिया भर में, है ना? तो कच्चे तेल का सारा ट्रेड किस में होता है? डॉलर में होता है, राइट? तो यूरो करेंसी इसलिए बनी थी ताकि वो डिस्प्लेस कर सके किसको? डॉलर्स को डिस्प्लेस कर सके, राइट? हालांकि वो डिस्प्लेस कर नहीं पाए क्योंकि आज भी डॉलर ही प्रिवेल करता है, लेकिन यस कुछ हद तक उन्होंने अपनी करेंसी जो है उसको देखा जाए तो फर्स्ट नहीं तो सेकंड रैंक पर तो यूरो ही है। इज दैट क्लियर? ठीक है दोस्तों, ये होता है इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन। आप एक बार पढ़ लो ना इसके अंदर क्या है। इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन में यहां पर क्या लिखा हुआ है? डैश करके क्या लिखा हुआ है? हाँ जी, डैश करके क्या लिखा हुआ है? कॉमन मार्केट। ओके, कॉमन मार्केट मतलब वो ऊपर जो लिखा है ना कॉमन मार्केट, वो खूबियां तो इसमें है ही है, साथ ही साथ और क्या है? कॉमन करेंसी हो गई है। अच्छा, कॉमन करेंसी के पीछे मकसद क्या है? टू अवॉइड हायर फॉरेक्स नीड्स, कि यार आप जब एक कंट्री के लोगों को इधर से उधर जाने दे रहे हो तो फिर आपकी कंट्री में तो आपकी करेंसी चलेगी, उनकी कंट्री में उनकी करेंसी, तो हर किसी को फॉरेक्स का ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा, सब खत्म, सबकी करेंसी एक है, राइट? लेबर भी इधर से उधर जा सकता है, कैपिटल भी इधर से उधर जा सकती है, गुड्स भी इधर से उधर जा सकते हैं और सबकी करेंसी भी सेम है। ये क्या हो गई है? इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके दोस्तों। सो दिस आर 8 टाइप्स ऑफ रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स। अब मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करता हूं हर बार कि आप ये 8 टाइप्स ऑफ रीजनल एग्रीमेंट्स अगले 1 मिनट के अंदर गो थ्रू कर लें और जितना मैक्सिमम आपसे हो पाए उतना रिकॉल करें, ठीक है? मतलब नाम भी याद रखने और थोड़ा सा उसका कंटेंट भी याद रखना है, ठीक है? ट्रेडिंग ब्लॉक में कम रेट रहती है और फ्री ट्रेड एरिया में तो एलिमिनेट ही हो जाता है ना? ओके, ओके, क्या दोस्तों याद हो गए आपको? हाँ, तो ये देखा जाए तो ना एक के ऊपर एक ये सीढ़ियां हैं जो हम चढ़ रहे हैं, राइट? अल्टीमेटली स्वर्ग कहाँ प्राप्त होगा? इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन। सोचो ना कितना अच्छा काम हो जाएगा जब पूरी दुनिया ही इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन में हो जाएगी। यानी कि ना रुपया रहेगा, ना डॉलर रहेगा, ना यूरो रहेगा, ना पाउंड रहेगा, कुछ भी नहीं। पूरी दुनिया में एक सिंगल इंटरनेशनल करेंसी चलेगी। अब अगर सिंगल इंटरनेशनल करेंसी चलेगी और आपको इंडिया से उड़कर अमेरिका भी जाना है तो आप अपनी जेब में वही नोट लेकर जाओगे, राइट? तो वो सबसे हाईएस्ट लेवल यूनियन का है ना। हाँ, कहाँ से शुरू करेंगे हम दोस्तों? सबसे पहले मतलब सबसे पहला क्या है? रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट, यूनिलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट, जहां पर कि क्या होता है कि जो इंपोर्टिंग कंट्री होती है, राइट, वो कुछ प्रिविलेज, हाँ वो कुछ प्रिविलेज दे देती है कि इसको एक्सपोर्टिंग कंट्री को। इज दैट क्लियर? ठीक है। फिर यूनिलैटरल एग्रीमेंट के बाद क्या होता है? बायलैटरल एग्रीमेंट, राइट? बायलैटरल एग्रीमेंट में 2 कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, या फिर 2 ट्रेडिंग ब्लॉक्स इन्वॉल्व होते हैं, या फिर एक कंट्री और एक ट्रेडिंग ब्लॉक इन्वॉल्व होता है। और ये रेसिप्रोकल बेसिस पर और प्रेफरेंशियल बेसिस पर होता है कि हम आपको प्रेफरेंस देंगे, आप हमको प्रेफरेंस देना। ये क्या हो गया? बायलैटरल एग्रीमेंट हो गया, है ना? ओके। फिर इसके बाद फिर क्या होता है? रीजनल प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट, राइट? रीजनल प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट का मतलब होता है कि कुछ कंट्रीज आपस में एक यूनियन जैसा कुछ बनाती है और कहती है कि हम आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, राइट? ये हो जाता है रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट। हाँ, फिर इसके बाद रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट के ऊपर क्या होता है? ट्रेडिंग ब्लॉक, राइट? ट्रेडिंग ब्लॉक में क्या होता है कि कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज आता है और ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में एंटर करता है, यानी कि बैरियर्स को बहुत कम कर देता है, राइट? फिर इसके बाद दोस्तों क्या होता है? फ्री ट्रेड एरिया। ट्रेडिंग ब्लॉक से ऊपर क्या हो गया? फ्री ट्रेड एरिया। एंड व्हाट इज द डिफरेंस? कि यहाँ पर एलिमिनेट्स ऑल टैरिफ्स एंड कोटास, ठीक है? अब ट्रेडिंग ब्लॉक से भी ऊपर क्या हो गई? यूनियन हो गई, यानी कौन सी? कस्टम्स यूनियन। तो कस्टम्स यूनियन में क्या रहता है डिफरेंस? हाँ, हाँ देखो, जो ट्रेडिंग ब्लॉक रहता है ना, ट्रेडिंग ब्लॉक में एक्सटर्नल टैरिफ क्या होगा वो आप अपना अपना डिसाइड कर लो, राइट? लेकिन कस्टम्स यूनियन में तो कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ वो लोग रख लेते हैं, ठीक है? यानी फ्री ट्रेड एरिया में भी डिस्टिंक्ट एक्सटर्नल टैरिफ होता है, ठीक है? ट्रेडिंग, हाँ बहुत सही। देखो कितना सही डाउट पूछा है कि सर ट्रेडिंग ब्लॉक में कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ होता है या फिर डिफरेंट होता है? डिफरेंट भी हो सकता है और आपको चाहिए तो आप कॉमन भी रख सकते हो, है ना? बट यूजुअली वो कैसा रहेगा? डिफरेंट रहेगा, ठीक है? ओके।
तो ट्रेडिंग ब्लॉक से ऊपर हो गया फ्री ट्रेड एरिया, फ्री ट्रेड एरिया से ऊपर कौन हो गया, कस्टम्स यूनियन। कस्टम्स यूनियन इज इक्वल टू फ्री ट्रेड एरिया प्लस कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ। कस्टम्स यूनियन इज इक्वल टू क्या, फ्री ट्रेड एरिया प्लस कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ। अच्छा, कस्टम्स यूनियन से एक ऊपर कॉमन मार्केट, यानी अपना तो मार्केट ही सेम है, मतलब कॉमन मार्केट इज इक्वल टू कस्टम्स यूनियन प्लस फ्री फ्लो ऑफ फैक्टर्स, यानी कि लेबर एंड कैपिटल। मैंने गलत बोल दिया क्या, मैंने क्या बोला आपको, दैट कॉमन मार्केट इज इक्वल टू कस्टम्स यूनियन प्लस फ्री फ्लो ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है, ओके। बट हैविंग डिफरेंट करेंसीज, बट इन सब की आपसी करेंसी अलग अलग होती है, और जिस दिन उन्होंने इनकी करेंसी सेम कर ली ना सबने, तो ये तो इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन हो गया। इज दैट क्लियर? तो इकोनॉमिक और मॉनेटरी यूनियन का एग्जांपल एक ही है दोस्तों, वो है ईयू, यूरोपियन कंट्रीज। इज दैट क्लियर? ये दोस्तों हमने यहाँ पर पढ़ा किसके बारे में, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, ओके। अब दोस्तों ये जो वर्ल्ड ट्रेड है ना, ये रीजनल एग्रीमेंट्स तो होते ही होते हैं, लेकिन अब हम कहां पर आ रहे हैं, वर्ल्ड फोरम पर हम आ रहे हैं, राइट। यानी मान के चलो कि अभी अगर अगस्त का महीना, अभी अगर सितंबर का मंथ है, तो लेट अस से नवंबर में आप सभी की मीटिंग है, आपको डब्ल्यूटीओ की मीटिंग में जाना है। वहां पर अलग अलग 150-200 देश के प्रतिनिधित्व आएंगे, जहां पर मिनिस्टर्स भी होंगे, वहां की बिजनेस की यूनियंस भी होंगे, राइट, ओके। तो आखिर वर्ल्ड ट्रेड लेवल पर चीजें कैसे मूव करती है, वो अब हमको यहाँ पर समझना है, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड लेवल पर दोस्तों दो चीजें होती हैं। सबसे पहला तो होता है GATT। सबसे पहला क्या होता है, GATT, राइट। और दूसरा होता है WTO, ओके। तो दोस्तों GATT का फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। भारत देश को आजादी कब मिली थी, सन 1947 में। GATT कब से आया पिक्चर में, अपने बाद, यानी 1948 से। और 47 ईयर्स तक चला GATT। कब, कौन से ईयर तक चला, 47, मतलब यहाँ पे जो भी आ रहा होगा कैलकुलेशन, रफली उसको 47 कहते हैं। कहां तक चला, सन 1994 तक चला, है ना। GATT का फुल फॉर्म मैंने आपको क्या बताया, जनरल एग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ओके। दोस्तों ये जो WTO है ना, ये पिक्चर में ही कब आया, 1 जुलाई 1995 के दिन, है ना। 1 जुलाई वैसे आपके और मेरे लिए भी स्पेशल है, CA डे भी 1 जुलाई। तो जिस दिन अपन CA डे मनाते हैं, उसी दिन अपन एक और डे बना सकते हैं, हैप्पी बर्थडे टू WTO, राइट, ओके। दोस्तों 1 जुलाई 1995 के दिन WTO आया, और वहां पर WTO को लाने के लिए एक राउंड हुआ था, जिसको कहते हैं उरुग्वाय राउंड। क्या कहते हैं, उरुग्वाय राउंड, है ना। वो आपके नोट्स में लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर उसको लिख देता हूँ, ओके। उरुग्वाय राउंड है जो कि सन 1986 से लेकर सन 1994 तक चला है। यानी आप समझ रहे हो, इनका जो एक राउंड होता है वो कितने साल तक चलता है, 8-8 साल तक इनका एक राउंड चल रहा है, राइट। यानी वार्ताओं का दौर चलता चला जा रहा है, चलता जा रहा है, एंड इट रियली टुक 8 इयर्स टू कंप्लीट दैट राउंड, ओके। ये दोस्तों जो उरुग्वाय राउंड है ना, वो 8th राउंड था। कौन सा राउंड था, 8th राउंड, राइट। यानी इससे पहले 1948 से लेकर 1994 तक 7 राउंड्स हो चुके थे। फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक, सेकेंड राउंड ऑफ टॉक, थर्ड राउंड ऑफ टॉक, और ऑन एन एवरेज एक राउंड चलता है रफली 5 to 10 ईयर्स तक, है ना। तो 7 राउंड तक तो क्या चला, GATT चला। लेकिन फिर बाद में दुनिया को ऐसी जरूरत महसूस हुई कि ये जो GATT है ना, ये कमजोर पड़ता चला जा रहा है। यानी जो डेवलप्ड नेशंस है वो इसका फायदा उठा रहे हैं, डेवलपिंग नेशंस को इससे नुकसान हो रहा है, कंफ्यूजन्स काफी सारे हो रहे हैं, राइट। उस वक्त उरुग्वाय राउंड हुआ, which held between 1986 to 1994, and that Uruguay, the result of that Uruguay round was the birth of WTO on 1 July 1991। यानी अगर आपसे कोई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का इतिहास पूछे, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पहले, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पूर्वज कौन थे, GATT थे, जनरल एग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। तो अब दोस्तों हमें यहाँ पर दो चीजें पढ़नी। एक तो जनरल एग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड होता क्या था, फिर ये पढ़ना है कि आखिर उसमें प्रॉब्लम्स क्या उन्हें होने लगी, जिसकी वजह से उसको किसने रिप्लेस कर दिया, WTO ने रिप्लेस कर दिया। आखिर WTO को बनाने के पीछे ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, आखिर WTO का स्ट्रक्चर
क्या है, और WTO में आखिर कौन कौन से तरह के एग्रीमेंट्स किए गए। इज दैट क्लियर? बस ये हमने पढ़ लिया कि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलो 3 एस्पेक्ट्स पढ़ने थे, एक तो RTA पढ़ना था, दूसरा GATT और तीसरा WTO। एक हम कर चुके, RTS रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स। अब हम आ गए सेकंड राउंड पर, यानी कि हम GATT के बारे में अब पढ़ रहे हैं। ठीक है, कहां से शुरू हुआ था दोस्तों? जनरल एग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड 1948 से शुरू हुआ था। तब इंटरनेशनल ट्रेड उतना फ्रिक्वेंट था क्या? नहीं, राइट। तब तो जहाज को भी दोस्तों वहां से यहां तक आने में 30 दिन और 60 दिन लगा करते थे, राइट। ओके, तब उस वक्त इंडिया तो ओपन इकोनॉमी था भी नहीं, राइट। यानी हमारे यहाँ तो नारा ही चलता था कि स्वदेशी अपनाओ और विदेशी भगाओ, देश बचाओ, राइट। ओके, तो क्या होता था उस वक्त, मतलब जब ये 1948 में इंटरनेशनल ट्रेड शुरू हुआ तो हर कोई अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करना चाहता था, है ना। अच्छा, उस वक्त एक और चीज है दैट इज कॉल्ड एज ब्रिटेन वुड्स। क्या आपने ब्रिटेन वुड्स का नाम कभी सुना है? ब्रिटेन वुड्स मतलब यहाँ पे मैं ब्रिटेन नहीं बोल रहा हूं, ब्रेटन वुड्स। ये आपने नाम कभी सुना हुआ है क्या? ब्रेटन वुड्स आप बता रहे हो आपने सुना हुआ है? नहीं सुना हुआ है ब्रेटन वुड्स। ओके, मेरे एक सवाल का जवाब देना दोस्तों कि क्या इंडिया मर्जी चाहे जितने रुपये छाप सकता है, उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, या फिर इंडिया को रुपीज प्रिंट करने से पहले गोल्ड रखना पड़ता है, राइट। यानी इंडिया अगर रुपीज प्रिंट करना चाहता है तो पहले उसको उतना इक्विवेलेंट अमाउंट या उसके कुछ एक परसेंटेज के बराबर क्या करना पड़ता है? गोल्ड रखना पड़ता है। बोलो, है ना। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप गलत है। ये जो आप सिस्टम सोच रहे हो ना कि आज की तारीख में है, ये सन 1973 में ही हट चुका है। ये कब? 1973 में हट चुका है। अमेरिका ने 1973 में सारी दुनिया की जितनी सारी कंट्रीज है ना, सबको आज़ाद कर दिया। आज़ाद कर दिया और क्या बोला कि आपकी जितनी मर्जी है उतना आप पैसा प्रिंट करो आपके देश का, कोई प्रॉब्लम, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी अब आपको गोल्ड रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंडिया ने बोला अगर हमको 10 करोड़ रुपए प्रिंट करने, अभी हम जाते सी प्रिंटिंग पे लगा दें, कोई प्रॉब्लम? अमेरिका कोई प्रॉब्लम नहीं। आप 10 करोड़ के, आप 100 करोड़ करो, आप 1000 करोड़ करो, आप 1 लाख करोड़ करो। लोग सब देखने लग गए यार ये अमेरिका को आखिर क्या हो गया। तो अमेरिका ने धीरे से समझा है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जितने ज़्यादा नोट छापोगे उतना ज़्यादा आपकी करेंसी की वैल्यू कम होगी। यार आपकी फॉर एग्जाम्पल इंडिया की कुछ नेटवर्थ है और आपने रातों रात डबल रुपीज छाप दिए तो आपकी रेट हाफ हो जाएगी। मतलब सिंपल, अगर $1 इज इक्वल टू अभी 1 है तो फिर $1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। फिर आपको 2 रुपए देने पड़ेंगे। 1 रुपया तो पहले ही था रेट, आपने तो डबल छाप लिए, और जबकि कोई आपके यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हुआ ही नहीं। तो अब आपको 2 रुपए देने पड़ेंगे हमारे $1 के। इंडिया ने बोला हम 4 गुना छाप देंगे, तो अमेरिका ने बोला कोई बात नहीं, एक्सचेंज रेट अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी। तो अमेरिका ने बोला कि हमको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि आप आपके देश में क्या कर रहे हो, वो तो एक्सचेंज रेट अपने आप को बैलेंस कर लेंगे। और ऐसे ही हर कंट्री की आपस में एक्सचेंज रेट अपने आप को बैलेंस कर लेती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उस कंट्री ने कितने नोट्स प्रिंट कर लिए। तो अब कंट्रीज को समझ में आ गया कि नहीं यार, माना कि हमें हमारे पेरेंट्स ने आज़ादी दे दी है, लेकिन फिर भी हमें हमारी कुछ हद में, लिमिट में रहना पड़ेगा, नहीं तो हमारा ही भविष्य खराब हो जाएगा। अगर हमने खूब सारे नोट छाप लिए तो हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन हो जाएगा, करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी, राइट। तो हर कंट्री आज की तारीख में सेल्फ कंट्रोल मोड में चलती है। इज दैट क्लियर? तो ये जो ब्रिटेन वुड्स था ना, इसको ही ब्रिटेन वुड्स कहते थे, और ये खत्म हो चुका है सिस्टम, राइट। अब अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछ लेना कि इंडिया को नोट छापना है तो बताओ कितना गोल्ड रखना पड़ेगा, तो ये मत बोल देना इक्विवेलेंट अमाउंट का गोल्ड रखना पड़ेगा, राइट। अमेरिका की जितनी मर्जी आए जिस कंट्री की, वो उतना नोट छापे, है ना। ओके, ब्रिटेन वुड्स में दोस्तों 2 और इंस्टीट्यूशंस थे, एक था IMF और दूसरा था वर्ल्ड बैंक। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और वर्ल्ड बैंक, राइट, जो कि इकोनॉमिकली सपोर्ट करते थे। और ये जो GATT था, ये बेसिकली ट्रेडिंग में, इंटरनेशनल ट्रेड में सपोर्ट करता था, राइट। लेकिन क्या हुआ कि इंटरनेशनल ट्रेड बहुत तेजी से ग्रो होने लगा, चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने लगी, राइट। कुछ कुछ ऐसी चीजें थी जो उस जमाने में सोची भी नहीं थी कि क्या हम इन चीजों में भी ट्रेड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सर्विसेज। अरे सन 1930 में कोई सर्विसेज में एक्सपोर्ट इंपोर्ट सोच सकता था क्या? 1950s में कोई सर्विसेज में एक्सपोर्ट इंपोर्ट सोच सकता था क्या? नहीं। सर्विसेज में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब आप समझ रहे हो कि इन्फोसिस आज अपनी सर्विसेज किसको दे पा रहा है? अमेरिका को दे पा रहा है। वो क्यों दे पा रहा है? बिकॉज ऑफ द एडवेंट ऑफ इंटरनेट। आज इंटरनेट नहीं होता तो सर्विसेज का एक्सपोर्ट खत्म हो जाता।
यार आज अमेरिका से कोई बंदा कॉल करता है और उसका कॉल सेंटर इंडिया में कनेक्ट होता है, क्यों होता है? ये सारे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स की वजह से हुआ। तो उस जमाने में किसी ने सोचा ही नहीं था कि सर्विसेज में भी ट्रेड होगा। अच्छा, उस जमाने में किसी ने एग्रीकल्चर के बारे में भी नहीं सोचा था कि एग्रीकल्चरल कमोडिटीज का भी ट्रेड होगा। उस वक्त सिर्फ किसका गुड्स होता था? मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स या फिर रॉ मटेरियल्स का ट्रेड होता था। तो ये जो जीएटीटी था ना, इसमें जितने भी मैक्सिमम एग्रीमेंट्स हुए थे वो सिर्फ किस पर फोकस थे? वो गुड्स पर फोकस थे। वो एग्रीकल्चर पर फोकस नहीं थे, वो सर्विसेज पर फोकस नहीं थे। फिर एक और बात बताता हूं मैं आपको। आज की तारीख में एप्पल नाम की कंपनी क्या खुद का फोन बनाती है? उसका एक कंपोनेंट वो लोग नहीं बनाते, सिर्फ डिजाइन करते हैं। वो लोग क्या करते हैं? सिर्फ फोन को डिजाइन करते हैं। डिजाइन करने के बाद उसके जो 100 कंपोनेंट्स है, वो 100 कंपोनेंट्स चाइना में किसी कंपनी को, दूसरी जगह पर किसी कंपनी को बनाने को दे देते हैं और बाद में उसकी असेंबली कर देते हैं, राइट। अब क्या होता है कि हो सकता है कि कोई चाइनीज कंपनी क्या कर ले, अच्छा एप्पल का फोन, ओके ऐसी चिप का डिजाइन है, ऐसे यहाँ पर सारी चीजें फ्लो हो रही, एक काम करो, करो कॉपी इसको, राइट, ओके। तो दैट इज कॉल्ड एज वायोलेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। क्या कहते हैं इसको? वायोलेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब ये सारी चीजें उस जमाने में जो जीएटीटी का जमाना था उसमें सोची नहीं गई थी। तो जीएटीटी कैसा होने लगा ना, जीएटीटी ऐसा निहत्ता होने लगा। ये जितनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ने लग गई उसके आगे जीएटीटी वीक पड़ने लगा। और तब उरुग्वाय राउंड हुआ विच इज कॉल्ड एज द 8th राउंड ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। और तब दोस्तों जन्म हुआ किसका? डब्ल्यूटीओ का, विच इज अ पावरफुल इंस्टीट्यूशन, राइट, जो कि अपने आप में इन सारी चीजों को एनकम्पास करता है। यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, हाँ हम बात करेंगे, सर्विसेज के बारे में हाँ हम बात करेंगे। इज दैट जिसने रूल्स को और ज्यादा क्लियर बनाया, ट्रांसपेरेंट बनाया, बैरियर्स को कम करने की बात करी, राइट, आपस में कॉपरेशन, इकोनॉमिक कॉपरेशन की बात करी। तो डब्ल्यूटीओ इसलिए पिक्चर में आया, राइट, ओके। दोस्तों हम ये देखते हैं कि आखिर जीएटीटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। जीएटीटी लॉस्ट इट्स रेलेवेंस बाय, मतलब 1980 से ही लगने लगा था कि अब ये काम की चीज नहीं है, और उसके लिए फिर उरुग्वाय राउंड हुआ। हाँ, तो क्यों, क्या कारण थे दोस्तों जो जीएटीटी ने अपनी रेलेवेंस लूज करना शुरू कर दिया? क्या था कारण? सबसे पहला, obsolescence, obsolete to the fast evolving contemporary complex world trade। आज की तारीख में वर्ल्ड ट्रेड बहुत कॉम्प्लेक्स है। का मतलब है कि हो सकता है कि एप्पल का एक कंपोनेंट चाइना में बन रहा है, दूसरा कंपोनेंट थाईलैंड में बन रहा है, तीसरा कंपोनेंट लेटे से मलेशिया में बन रहा है, और सारे कहां पर जा रहे हैं? अमेरिका में जा रहे हैं, और अमेरिका में असेंबल होकर वापस से वहां पर डिस्पैच हो रहे हैं। सो थिंग्स हैव रियली बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स। यानी अब क्या होता है? ग्लोबल सप्लाई चेन होने लग गई। ग्लोबल सप्लाई चेन का मतलब है कि गुड्स पहले यहां से वहां मूव होंगे प्रोसेसिंग के लिए, फिर वहां से यहां पर मूव होंगे। जैसे आप देखो ना, दुबई, मिडिल ईस्ट, वहां पर क्रूड ऑयल बहुत मिलता है, लेकिन वो वहां से एक्सपोर्ट होकर कहाँ आ रहा है? इंडिया में। इंडिया में वो रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी में प्रोसेस हो रहा है और वापस से यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है। सो थिंग्स हैव रियली बिकम कॉम्प्लेक्स, यानी इट इज कॉल्ड एज ग्लोबल सप्लाई चेन, राइट। तो क्या कारण था दोस्तों जो जीएटीटी है, इट स्टार्टेड लूजिंग इट्स रेलेवेंस बिकॉज इट हैज नाउ बीन सीन एज एन ऑब्सोलेट टू द फास्ट इवॉल्विंग कंटेम्पररी एंड कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड ट्रेड। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ने लग गए। आजकल हर कंपनी दूसरी कंट्रीज में जाकर इन्वेस्ट करती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रेड इन सर्विसेज कवर्ड ही नहीं था। ये जो मैंने आपको बताया, उस वक्त कोई सोचता ही नहीं था 1940 और 50 में कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी कोई चीज होती। टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा कुछ थी नहीं, सर्विसेज इतनी ज्यादा कुछ थी नहीं, राइट, और ट्रेड इन सर्विसेज उस जमाने में था ही नहीं, है ना। और क्या है? वर्ल्ड मर्केंडाइज ट्रेड इंक्रीज रैपिडली। जो जीएटीटी बना था वो लो वॉल्यूम्स ऑफ ट्रेड के हिसाब से बना था, लेकिन जब हाई वॉल्यूम्स ऑफ ट्रेड होने लगे तो फिर वो उसको संभाल नहीं पाया, उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वैसा नहीं था। फिर इसके बाद एम्बिग्यूटीज होने लगी, और एम्बिग्यूटीज का लोग नाजायज फायदा उठाने लगे, राइट, क्योंकि वो पुअरली ड्राफ्टेड एग्रीमेंट्स थे, है ना। अच्छा, उस वक्त सभी ने मिलकर एग्रीमेंट नहीं करे थे। पहले कोई 2 कंट्री मिली, उन्होंने एग्रीमेंट करा, फिर तीसरी कंट्री को जोड़ा, फिर चलो 4th कंट्री को भी उसी एग्रीमेंट में जोड़ लिया। तो ऐसे ऐसे करके नहीं, धीरे 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 ग्रेजुअली इवॉल्व हुआ, राइट। लेकिन इवॉल्व होता 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 गया तो उसमें कुछ चीजें पुरानी भी रहेगी, कुछ चीजें नहीं भी आ गई, राइट। डब्ल्यूटीओ ने आकर क्या करा? पुरानी सारी चीजों को हटाया और फ्रेश उन्होंने ड्राफ्टिंग करी। इज दैट क्लियर? ओके। एम्बिग्यूटीज इन द मल्टीलैटरल सिस्टम कुड बी हैवीली एक्सप्लॉइटेड। एग्रीकल्चरल ट्रेड के लिबरलाइजेशन वहां पर सक्सेसफुल नहीं हुआ।
इनएडिक्वेसीज इन इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम, यानी जो जीएटीडी का इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर था वो, और दूसरा वहां पर जो डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम था वो उतना अच्छा नहीं था कि क्योंकि यहाँ पर एम्बिग्यूटीज थी, एम्बिग्यूटीज को कंट्रीज एक्सप्लॉइट करते थे, उसकी कंप्लेंट होती थी, लेकिन डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम इनएडिक्वेट था, राइट दोस्तों। फिर इसके बाद सबसे बड़ी बात, जो जीएटीटी था ना वो कोई संधि था ही नहीं, वो कोई ट्रीटी नहीं था। ट्रीटी नहीं था का मतलब समझते हो आप क्या है? जैसे आज इंडिया और अमेरिका के बीच में ट्रीटी है, इसका मतलब है कि आप इसको मजाक में लोगे, सीरियसली लेना पड़ेगा, सीरियसली लेना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज ए ट्रीटी। ट्रीटी का मतलब होता है कि दो कंट्रीज ने आपस में मिलकर कुछ तय किया है और हस्ताक्षर किए हैं। इज दैट क्लियर? ओके। लेकिन जो जीएटीटी था ना वो कोई ट्रीटी नहीं था, राइट। वो सिंपल ऐसा था कि एक कंट्री ने दूसरी कंट्री के साथ एग्रीमेंट किया, लेकिन वो तब तक ही उस इंटरनेशनल एग्रीमेंट का पालन करेगी जब तक उसको लगता है कि हाँ मेरे जो डोमेस्टिक लॉज है उसके साथ ये सही बैठ रहा है। जिस दिन उसको लगा नहीं कुछ प्रॉब्लम है तो फिर वो उस इंटरनेशनल एग्रीमेंट को स्क्रैप कर देगी और बोलेगी नहीं हमारे यहाँ पर अब से ये लागू हो गया, तो खेल ही खत्म हो गया है। कोई किसी के भरोसे कैसे इन्वेस्टमेंट करेगा? आजकल को इंडिया बोल दे कि हमारी सारी बॉर्डर्स क्लोज्ड है, तो अमेरिका ने इतना सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है इंडिया ने, अच्छा ऐसे ही अमेरिका बोल दे कि इंडियंस के लिए सारी बॉर्डर्स क्लोज्ड है, तो इंडिया किस बेसिस पर इन्वेस्टमेंट करेगा अमेरिका में, राइट। तो ये सारे कारण थे जिसकी वजह से जीएटीटी इट हैज स्टार्टेड लूजिंग इट्स रेलेवेंस, है ना। आपके पास दोस्तों 30 सेकंड का समय, ये सारे के सारे आपको बोल के बताने, हो सकता है आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए। एम्बिग्यूटीज देखो, एम्बिग्यूटी मतलब समझते हो यानी चीजें क्लियर नहीं है, यानी लॉ है लिखा हुआ है लेकिन क्लियर नहीं है। क्योंकि क्या है, जिस वक्त उन्होंने ये सारी एग्रीमेंट्स करे थे उस वक्त मालूम भी नहीं था कि इतना तेजी से वर्ल्ड ट्रेड एक्सपैंड होगा, तो उन्होंने सारे एस्पेक्ट्स को कवर नहीं किया, तो बहुत सारे एस्पेक्ट कैसे ओपन रह गए कि फिर जिसकी जैसी मर्जी आएगी वो वैसा इंटरप्रिटेशन निकालेगा, ठीक है। ओके दोस्तों, क्या आपने याद कर लिया? हाँ, तो क्या आप मुझे बता पा रहे हैं दोस्तों कि आखिर यहाँ पर यहाँ पर जीएटीटी में क्या क्या कारण थे, क्या क्या कमियां थी वहां पर? हाँ जी बताइए। सबसे था कॉम्प्लेक्स कंटेम्प्ररी वर्ल्ड ट्रेड, है ना। फिर उसके बाद इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स हैव रैपिडली इंक्रीज। फिर उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड ट्रेड इन सर्विसेज वाज नॉट कवर्ड इन जीएटीटी। फिर इसके बाद इंक्रीज इन मर्केंटाइज ट्रेड, रैपिड इंक्रीज इन मर्केंटाइज ट्रेड। फिर नॉट सक्सेसफुल इन एग्रीकल्चरल ट्रेड, है ना। फिर और क्या, लिबरलाइजेशन इन एग्रीकल्चरल ट्रेड डैश नॉट सक्सेसफुल, ठीक है। फिर इसके बाद था एम्बिग्यूटीज इन मल्टीलेटरल सिस्टम कुड बी हैवीली एक्सप्लॉइटेड। अच्छा, जो उनका फिर एम्बिग्यूटी को चलो कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है तो कम से कम आप सुनो तो सही, लेकिन आपका जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है वही इनएडिक्वेट है, मतलब क्लैरिटी नहीं कि कौन सा डिस्प्यूट किसके पास लेकर जाना है और कौन रिजॉल्व करेगा। सो इनएडिक्वेसीज इन इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम। और एक आखिरी क्या है, इट इज नॉट अ ट्रीटी। तो जहां पर वो ट्रीटी नहीं है तो बात ही खत्म हो गई, राइट। दोस्तों इन सारी मुसीबतों को दूर करने के लिए पिक्चर में कौन आ चुका है? WTO, राइट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का बर्थडे हम कब बनाते? 1 जुलाई 1995 के दिन। दोस्तों ये जो WTO ये क्यों पिक्चर में आया? बिकॉज ऑफ द उरुग्वाय राउंड। इज दैट क्लियर? ओके। तो उरुग्वाय राउंड में दोस्तों कुछ ऑब्जेक्टिव्स तय किए गए कि आखिर हमें WTO को लाने के पीछे ऑब्जेक्टिव्स, आखिर मकसद क्या है, ठीक है। तो जो मेन उनका विजन है, मिशन है, वो क्या है? टू फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, के इंटरनेशनल ट्रेड का फ्लो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। अब उनके 6 की ऑब्जेक्टिव्स कौन से वो आप देखें। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सेट एंड एनफोर्स, यानी हम रूल्स भी सेट करेंगे और रूल्स को हम इम्प्लीमेंट भी, गवर्नमेंट भी तो यही करती है, रूल बनाती है और रूल को लागू करती है। तो WTO कौन से वाले रूल को लागू करेगा? रूल्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। डू यू एग्री? नहीं तो अगर WTO नहीं करेगा तो कौन करेगा, राइट। सेट एंड एनफोर्स रूल्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ओके, दूसरा क्या है?
हम एक फोरम आपको प्रोवाइड करेंगे। जैसे इंडिया वालों ने बोला कि हमको चाइना वालों से बातचीत करनी है, तो WTO वाले क्या बोलेंगे, हमारे यहाँ पर कॉन्फ्रेंस रूम है, आप एक काम करो, आप दोनों उड़कर यहाँ पर आ जाओ, हम आपकी आपस में नेगोशिएशन करवा देंगे, राइट। सो टू प्रोवाइड अ फोरम फॉर नेगोशिएटिंग एंड मॉनिटरिंग फर्दर ट्रेड लिबरलाइजेशन, सो इट इज अ फोरम फॉर नेगोशिएशन। सभी कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पर आते हैं, आपस में नेगोशिएट करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, कल को कोई भी डिस्प्यूट हुआ तो हम बैठे हैं, हम आपका डिस्प्यूट रिजॉल्व करेंगे, ओके। फिर हम ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएंगे इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यानी कि अगर एक कंट्री एंटी डंपिंग ड्यूटी लेकर आ रही है या सेफगार्ड मेजर्स ले रही है या एम्बार्गो लगा रही है, तो आखिर उसके पीछे क्या कारण है, उसको लेकर क्लैरिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। यानी आप ऐसे ही कोई डिसीजन नहीं ले सकते हो कि मैंने एंटी डंपिंग मुझे लगी तो मैंने ड्यूटी लगा दी। नो, यू हैव टू मेक इट क्लियर दैट हाउ आर यू थिंकिंग दैट इट इज अ केस ऑफ एंटी डंपिंग, इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की बढ़ रही है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है ना यार, आपस में एक दूसरे को कॉपरेट करो, नहीं आपस में एक दूसरे को नहीं, किसको कॉपरेट करो वो देखना। टू कॉपरेट विद अदर मेजर इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, जो दूसरे इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस है, जैसे IMF हुआ, वर्ल्ड बैंक हुआ, राइट। तो आप इन सभी के साथ कॉपरेट करो। जैसे कि क्या हुआ कि अमेरिका को नीड लगती है कि वियतनाम नाम की एक कंट्री, और वहां पर अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो इंटरनेशनल ट्रेड को बेनिफिट मिलेगा, राइट। तो वर्ल्ड बैंक क्या करेगा, वहां के कुछ प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करेगा, इज दैट क्लियर। जब वहां पर वर्ल्ड बैंक कुछ प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करेगा, फॉर एग्जांपल उन्होंने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा लगाया, तो ऑटोमेटिकली जब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा तो आपका ट्रेड इंप्रूव होगा, इज दैट क्लियर। So, to cooperate with other major international economic institutions involved in global economic management. और आखिरी है दोस्तों, to help developing countries benefit fully from the global trading system, right? यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज तो ठीक है, बेनिफिट किसको करना है, हेल्पिंग हैंड हमें किसको देना है, डेवलपिंग कंट्रीज, राइट, जो अभी डेवलप हो रही है ना। टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज बेनिफिट फुली फ्रॉम द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम, राइट। जैसे कि डेवलपिंग कंट्रीज है, तो डेवलपिंग कंट्रीज 5G की टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन नहीं कर पाएगी, राइट। 5G मतलब आप समझ रहे हो ना, ओके। वैसे ही डेवलपिंग कंट्रीज के पास रिसोर्सेज कम होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कम होता है, लोग कम होते हैं, राइट। तो वो कंट्रीज इतना तेजी से अपग्रेड नहीं हो पाएगी, तो हम उनकी मदद करेंगे इसको अपग्रेड करने में, इज दैट क्लियर, ओके। अब दोस्तों ये 6 के 6 पॉइंट्स आपको याद करने हैं, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, मैं आपको शायद कुछ कोशिश करता हूँ सीक्वेंस बनाने के, है ना, ओके। हाँ जी, WTO है ना। WTO क्या करेगा, सबसे पहले एक फोरम बनाएगा। WTO क्या करेगा, सबसे पहले एक फोरम बनाएगा। फोरम यानी कि आप आओ आपस में नेगोशिएट करो, कर लिया नेगोशिएट, चलो बताओ क्या निकला रिजल्ट, ये निकला रिजल्ट, चलो अब कल से यही क्या बन गया है, रूल बन गया, आप दोनों रूल को फॉलो करना, राइट। और उसमें से क्या होगा, दोनों जब आपस में ट्रेड शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं डिस्प्यूट होगा, कोई बात नहीं, हम बैठे हैं, आपका डिस्प्यूट होगा तो आप हमारे पास लाना। यानी आप सीक्वेंस समझ रहे हो कैसे सीक्वेंस है, सबसे पहले तो हम एक फोरम प्रोवाइड करेंगे जहां पर आप नेगोशिएशन करो, कर लिया नेगोशिएशन, चलो ये आप दोनों के बीच में रूल बन गया, रूल बन गया, प्ले बाय द रूल्स। लेकिन वन ऑफ द कंट्री विल स्टार्ट इग्नोरिंग द रूल्स, तो फिर डिस्प्यूट होगा, चलो हम आपका डिस्प्यूट रिजॉल्व कर देंगे, इज दैट क्लियर, ओके, है ना। और अब अगली बार से सब ट्रांसपेरेंसी रखना, ठीक है, रिजोल्यूशन कर दिया, और अगली बार से क्या बोला है कि अगली बार से सब सारा काम कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, राइट, ओके। फिर इसी के साथ साथ कॉपरेट करो यार, है ना, किसके साथ कॉपरेट करो, दूसरे इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ कॉपरेट करो, है ना। इतनी सब बड़ी बड़ी बातें चल रही थी, इतने में एक छोटी सी डेवलपिंग कंट्री बोली कि अरे हम पे भी ध्यान दे लो, तो हमने कहा चलो इनको भी हेल्पिंग हैंड दो, हाँ, डेवलपिंग कंट्रीज को मदद करो यार, ताकि ये भी वर्ल्ड ट्रेड फोरम पर आ पाए, बोलो, ओके। दोस्तों क्या आप ये याद कर पा रहे हैं, हाँ जी। फोरम का मतलब नहीं समझते, फोरम का मतलब होता है कॉमन प्लेस जहां पर कि काफी सारे लोग आएंगे और नेगोशिएशंस या डिस्कशंस करेंगे, इज दैट क्लियर। जैसे मैंने क्या करा, मैंने आप सब लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया था। व्हाट्सएप ग्रुप क्या है, बेसिकली इट इज अ फोरम फॉर डाउट सॉल्विंग, इज दैट क्लियर। फोरम मींस अ कॉमन प्लेस वेयर पीपल कैन एक्सचेंज देयर आइडियाज, अ प्लेटफॉर्म, इज दैट क्लियर, है ना, ओके, ठीक है। चलिए दोस्तों याद कर लिया आपने, मुझे लग रहा है आपको याद ही हो गया होगा, है ना, ओके।
तो मुझे दोस्तों बताइए आपकी आखिर WTO के ऑब्जेक्टिव क्या है। तो वो सबसे पहला क्या था लाइन, टू एंश्योर फ्री फ्लो ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड देयर आर 6 की ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या, फोरम बनाएंगे, है ना, यानी फोरम फॉर ट्रेड नेगोशिएशंस। ओके, फिर सेकंड क्या है, फोरम बना दी, अब टू सेट एंड एनफोर्स रूल्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, है ना। ओके, एवरीबडी विल प्ले बाय रूल्स बट सम पीपल विल ट्राई टू अवॉइड द रूल्स। तो क्या होगा, डिस्प्यूट होगा, हम उसको रिजॉल्व करेंगे, टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स। ओके, फिर इसके बाद रिजॉल्व कर दिया, अगली बार क्या बोलेंगे, अगली बार से ध्यान रखना, मतलब सब ट्रांसपेरेंसी लेकर आना। इज दैट क्लियर, चलो हो गया। अब इसके बाद जो कोऑपरेट करो विद अदर इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम्स, है ना। और फिर इतने में आवाज आई, एक डेवलपिंग कंट्री छोटी सी बोलती है अरे हमारा भी ध्यान रख लो, आप बड़े बड़े लोग बातचीत कर रहे हो, राइट, बच्चे भी यहाँ पर खड़े, हमने कहा चलो आ जाओ, आपको भी एक हेल्पिंग हैंड देते हैं, आप भी आ जाओ यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड फोरम पर, यानी हेल्पिंग डेवलपिंग कंट्रीज टू टेक बेनिफिट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। इज दैट क्लियर, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये हमने क्या पढ़ा, ये हमने पढ़ा WTO का जिस दिन स्थापना दिवस था ना, WTO का जिस दिन स्थापना दिवस था उस दिन सबसे पहले क्या बताया गया कि WTO के ये ऑब्जेक्टिव्स। जैसे ही WTO के ऑब्जेक्टिव्स बताए दोस्तों, तालियों की आवाज से पूरा हॉल गूंज उठा। इसके बाद उन्होंने किसी एक और व्यक्ति को बुलाया कि आप आइए यहाँ पर और बताइए कि हमारा WTO का आखिर स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, क्योंकि जो GATT था उसके अंदर ये भी प्रॉब्लम थी कि उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्लियर नहीं था। तो WTO ने बोला ठीक है, हम बताते हैं आखिर हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। हमारे यहाँ पर सबसे पहले सेक्रेटरीट रहेंगे, जो कि कहाँ पर बैठेंगे, जेनेवा के हेडक्वार्टर्स में बैठेंगे, है ना। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहाँ पर हेडक्वार्टर्ड है, जेनेवा में हेडक्वार्टर्ड, राइट। वहां पर कौन रहेंगे, सेक्रेटरीट रहेंगे, राइट। लेकिन सेक्रेटरीट के ऊपर भी कौन रहेंगे, डायरेक्टर जनरल रहेंगे, है ना। यूजुअली आपको मालूम होगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सेक्रेटरी के ऊपर एक और व्यक्ति रहता है, लेकिन काम सारा कौन करता है, सेक्रेटरी, क्योंकि वो कौन है, सेक्रेटरी, राइट। तो सेक्रेटरीट यूजुअली सारे काम करेगा, लेकिन हाँ उसको ओवरसी कौन करेंगे, डायरेक्टर जनरल ओवरसी करेंगे। ओके, अब ये जो सेक्रेटरी साहब है इनके नीचे होंगे मिनिस्टरियल कॉन्फ्रेंस। क्या होगी, मिनिस्टरियल कॉन्फ्रेंस। अभी हम समझते हैं आखिर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस क्या करती है, एंड सो ऑन, राइट। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के नीचे क्या होगी, जनरल काउंसिल, ठीक है। और जनरल काउंसिल के नीचे दोस्तों क्या होंगी, स्पेसिफिक काउंसिल। स्पेसिफिक काउंसिल का मतलब है कि यहाँ पर 3 एरियाज को कवर कर लिया गया, गुड्स के ट्रेड को कवर कर लिया है, सर्विसेज के ट्रेड को कवर कर लिया है, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को भी कवर कर लिया है। इज दैट क्लियर। तो ऊपर ये तीनों तो स्पेसिफिक हो गए ना, ये गुड्स काउंसिल है। अरे जैसे एक बंदा आ गया इंडिया, कंप्लेंट लेकर गया है कि हमारी सर्विस से रिलेटेड कंप्लेंट है, अमेरिका वाले हमको वीजा अलाउ नहीं कर रहे, वो लोग बोल रहे कि हम इतनी आसानी से वीजा नहीं देंगे, तो गुड्स काउंसिल वाला क्या बोलेगा, सर देखो क्या लिखा गुड्स काउंसिल, उधर जाने का किधर, सर्विसेज काउंसिल, राइट। तो ये तीनों काउंसिल कैसी हो गई, स्पेसिफिक। और इन तीनों के ऊपर कौन सी काउंसिल हो गई, जनरल। इज दैट क्लियर। और जनरल के ऊपर कौन बैठे, मिनिस्टर्स, और मिनिस्टर्स के ऊपर कौन बैठे, सेक्रेटरी। सेक्रेटरी को ऊपर से कौन देख रहा है, डायरेक्टर जनरल। इज दैट क्लियर। तो क्या अब आपको WTO का स्ट्रक्चर क्लियर है, हाँ ओके। दोस्तों आखिर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस क्या करती है, तो ये टॉप लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी है, राइट। और ये साल में, मतलब 2 साल में कम से कम एक बार मिलते ही हैं, राइट। ओके, सो इट इज अ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, इट इज अ टॉप लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी, यानी जो बड़े बड़े डिसीजंस होंगे वो कौन लेंगे, वो ये लोग लेंगे। इज दैट, जैसे कोई नया एंटायर रूल फ्रेम करना है जो कि सारे के सारे मेंबर कंट्रीज पर अप्लाई होगा, वो काम कौन करेगा, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस करेगा, ठीक है। फिर इसके बाद कौन आता है, जनरल काउंसिल, राइट। दोस्तों जनरल काउंसिल इट मीट्स सेवरल टाइम्स अ ईयर, उनको साल में कई बार मिलना पड़ता है, ओके। और ये ट्रेड पॉलिसी का रिव्यू या फिर डिस्प्यूट सेटलमेंट में भी ये लोग इन्वॉल्व होते हैं। ट्रेड पॉलिसी का रिव्यू का मतलब क्या होता है कि मिनिस्ट्रियल काउंसिल ने एक ट्रेड पॉलिसी बना दी, लेकिन ट्रेड पॉलिसी को हम इम्प्लीमेंट करने गए, पर इम्प्लीमेंटेशन करते वक्त हमें कुछ दिक्कतें आने लगी, तो चलो अब उसका रिव्यू कर लेते हैं, राइट। सो ये लोग क्या करते हैं, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू करते हैं और डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, ठीक है। और ये जो 3 स्पेसिफिक काउंसिल है, इनकी जिम्मेदारी की जो ऊपर से रूल बनाकर आपको दिए गए आप उसको इम्प्लीमेंट करो, यानी आप देखो कि सारी कंट्री जो है दे आर प्लेइंग बाय द रूल्स ऑफ द गेम, यानी कोई उसको वायलेट तो नहीं कर रहा है, राइट। सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ WTO
अग्रीमेंट, इज दैट क्लियर? तो अग्रीमेंट कौन बनाते हैं? ऊपर वाले, इज दैट क्लियर? लेकिन अग्रीमेंट को फॉलो हो रहा है या नहीं वो कौन मेक श्योर करते हैं? नीचे वाले, इज दैट क्लियर? डब्ल्यूटीओ का स्ट्रक्चर आपको क्लियर है? हाँ, ओके दोस्तों, ये हमने यहाँ पर देखा डब्ल्यूटीओ का स्ट्रक्चर, है ना? ओके, अब इसके आगे का अपन आपके नोट से देखेंगे, ठीक है? मेन यही तक था, बस अब इसके आगे एक और चीज है इंपॉर्टेंट जो कि हमें पढ़नी है। हाँ जी, ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर है ना? ओके